हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम द किंगडम ऑफ रुइंस के फर्स्ट सीजन को फुल एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, तो ठंड बहुत ही ज्यादा है, तो आप लोग फोन लो और कम्बल में घुस जाओ और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना और उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे बताया जाता है कि गॉड ने स्टार्टिंग में जब पूरे वर्ल्ड को बनाया था तो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ह्यूमंस के साथ विचेस को भी बनाया था और विचेस के पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स थे और वो ह्यूमन से भी काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। और गॉड ने विचेस से कहा था कि तुम ह्यूमंस को कभी हर्ट नहीं करोगे और कमजोर लोगों को हमेशा गाइड और उनकी हेल्प करोगे। और विचेस ने गॉड की बातों को बरकरार रखा था। लेकिन अब जब प्रेजेंट टाइम हो चुका है, ह्यूमन काफी ज्यादा वायलेंस हो चुके हैं और वो विच की पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की ठान लेते हैं और हर एक विचेस को लटका के मार दिया जाता है। मरते मरते एक विच ह्यूमन को श्राप देती है कि तुम लोग भी बहुत जल्द मरोगे और इसके बाद वो विच भी मर जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रीडा एम्पायर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एडोनिस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। और एडोनिस एक विच के अंदर ही मैजिकल ट्रेनिंग ले रहा था, बट वो एक ह्यूमन था। फिर वो अपने मास्टर से पूछता है कि अभी हमें और कितना दूर चलना होगा और उसके मास्टर का नाम क्लोई होता है और बताता है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो क्यों ना तुम अपने मैजिकल पावर का यूज करके इस एरिया को ठंडा कर दो। तो इससे हमें पता लगता है कि क्लोई के पास आइस टाइप पावर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच भी है और वो बोलती है कि मैं ऐसे ही कहीं पे भी अपने पावर का यूज नहीं कर सकती। तभी एडोनिस अपना स्मार्टफोन निकालता है और कहता है कि मैं तो इसी में से देख के चला जाऊंगा। और ये देख के क्लोई उस पे काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, लेकिन एडोनिस कहता है कि ये मैंने खुद बनाया है तो आर्मी हमें कभी भी नहीं ढूंढ सकता और भी ज्यादा अपनी तारीफ करने लग जाता है। और ये देख के क्लोई काफी ज्यादा इरिटेट होती है और वो एडोनिस के सर पे एक पंच करती है। फिर वो अपना मैप देख के वहाँ से चलने लग जाते हैं और तभी एडोनिस बोलता है और वो इमोशनल होते हुए कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है क्लोई, हमें अपना ही नेशन छोड़ के क्यों भागना पड़ रहा है। और क्लोई बताती है क्योंकि मैं एक विच हूँ और रेडियर एम्पायर के सारे ह्यूमंस विचेस से नफरत करते हैं और अगर मैं वहाँ पे गई तो वो लोग मुझे मार देंगे, तो इसलिए हमें जल्दी से बॉर्डर को क्रॉस करना होगा और एक ऐसा प्लेस ढूंढना होगा जहाँ पे विचेस इजिली रह सके। और क्लोई काफी खुश होते हुए चलती है, नाचते हुए चलती है। एडोनिस सोचता है कि क्लोई तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे खुश रह लेती हो, और सच बताऊं तो मुझे इस जगह से नफरत है और मैं यहाँ पे सभी ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे से कुछ बहुत ही तेजी से आ रहा था। तो जब वो पीछे देखते हैं तो वो और कोई नहीं होते, रेडियस एम्पायर के एडवांस मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं और वो लोग क्लोई को पकड़ने के लिए आ रहे थे। और ये देख के एडोनिस उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लोई बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, इन्हें तो मैं ही संभाल लूंगी। और वो अपने आइस मैजिक का यूज करके वहाँ पे जितने भी आर्मी थे सभी को खत्म कर देती है। और ये इन्फॉर्मेशन काफी जल्दी रेडियर एम्पायर में पहुंच जाता है और वहाँ पे मैसेंजर जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन बताता है तो उसे गार्ड एक लात मारता है। और जो वहाँ का एम्परर था जिसका नाम जियोते था, वो कहता है तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम क्लोई द आइस विच को मेरे पास लेके आओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें एडोनिस दिखाया जाता है जो कि क्लोई से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्लोई तुम कभी भी मुझे लड़ने क्यों नहीं देते, और मुझे भी मैजिक आता है और मैं भी कास्ट स्पेल कर सकता हूँ। और तभी क्लोई बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की काफी कमी है तो इसीलिए मैं तुम्हें लड़ने नहीं देती। तभी एडोनिस कहता है कि मुझे पता है, रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम नहीं चाहती कि मैं एक ह्यूमन होने के बाद दूसरे ह्यूमन से लड़ूं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मैं तुम्हें किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। और वो वहाँ पे रोने लगता है और तभी क्लोई उसके पास आती है और उसे हक करती है। और ये जितने भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ये सभी चीज वहाँ के आर्मी का एक मशीन था, वो सभी चीज रिकॉर्ड कर रहा था और मैसेज के रूप में वहाँ पे भेज रहा था, मतलब कि एम्पायर में। और अगले ही पल में वहाँ पे एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही फील्ड सा पैदा हो जाता है। और तभी क्लोई बताती है ये लॉन्ग डिस्टेंस फिजिकल ट्रांसफर का फील्ड है जो कि विचेस को भी नहीं आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एकदम से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये पूरा चीज सैटेलाइट से कनेक्ट हो रखा था। और फिर हमें रेडिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एम्परर सभी लोगों को बुलाया था एक स्पीच देने के लिए। वो बताता है कि सालों साल विचेस थे जो कि हमें अपने मैजिकल पावर से प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद भी हम उनके ऊपर डिपेंडेड है। हमें हमेशा अपना अच्छा एटीट्यूड उनके प्रति रखना पड़ता था और हमें उनसे
डर के रहना पड़ता था क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर था, हमें अपनी खुद की आजादी नहीं मिलती थी। बट अब नहीं, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और ये जो वर्ल्ड है इसका कंट्रोल हमें खुद अपने हाथों में लेना होगा और जितने भी विचेस है उन सभी को खत्म कर देना होगा और ये जो पूरा ह्यूमैनिटी का कंट्रोल है ये हमें अपने हाथों में लेना होगा। और वो स्पीच देने के बाद सभी लोगों को भड़का देता है और तभी हम देखते हैं कि एरोनिच और क्लोई उसी स्टेज के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और क्लोई को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी एरोनिच एम्परर के पीछे भागता है अपना पेन लेके और वो अपना मैजिकल स्पेल यूज करके उसे मारना चाहता था, लेकिन जो आर्मी के मेंबर थे वो काफी इजीली एरोनिस को पकड़ लेते हैं। और ये देख के क्लोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, देखो जियोते, अगर तुम्हें अपने लोगों की जान की फिक्र है तो तुम एरोनिस को छोड़ दो, और नहीं तो बोलने के बाद वो अपना आइस मैजिक बहुत ही पावरफुल कास्ट करती है, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे सिटी, पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देने वाली हूँ। और तभी वो अपना मैजिक पावर को कास्ट करती है, लेकिन उसका मैजिक वहाँ पे एकदम से टूट जाता है, यूज ही नहीं हो पाता। और ये देख के क्लोई भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। और तभी एम्परर बताता है, ये सब एक स्पेशल मशीन और टेक्नोलॉजी के वजह से हो रहा है जो कि किसी भी लेवल के पावर को सप्रेस कर सकता है। और इसके बाद जियोते क्लोई के पास आता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है ये सारी पावर को मेरे हाथ में लेने का। और वो वहाँ पे एकदम से क्लोई के कपड़े फाड़ देता है और धक्का देके उसे जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि एक विच जो कि अपना मैजिकल पावर को ही यूज नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक वुमेन है। और क्लोई की उस हालत को देख के वहाँ पे सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और सभी लोग उसकी फोटोज खींचने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं। और क्लोई को वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और एरेनिस को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और वो लिटरली वहाँ पे रोने लगता है और वो क्लोई को बचाने के लिए भी जाता है, लेकिन गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। और तभी जियोते कहता है, ये बच्चा हमें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले इसी को मार दो। और तभी गार्ड उसको मारने वाले होते हैं और तभी क्लोई बोलती है, योर मैजेस्टी प्लीज उसे माफ कर दो, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो एक बच्चा है और उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। और आपकी दुश्मनी विचेस के साथ है तो आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर लो, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे किडनैप किया था और वो मेरा एज अ स्लेव है। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। और भाई पहले ही एपिसोड में इतना खतरनाक इमोशन। और तभी एरोनिस रोते हुए बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो क्लोई, और वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो लगातार स्पेल्स लिखता है बट उसकी पावर वहाँ पे यूज ही नहीं हो पाती। और तभी जियोते अपना गन क्लोई के सर पे रखता है और तभी क्लोई एरोनिस की तरफ देखती है और थैंक यू फॉर एवरीथिंग बोलती है। और तभी हमें एरोनिस के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और स्टार्टिंग में एरोनिस एक होमलेस बच्चा था और क्लोई ने ही उसे पाल के बड़ा किया था। और क्लोई जैसे ही आई लव बोलती है तभी जियोत उसे गोली मार देता है और क्लोई वहीं पे मारी जाती है। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता भाई, और बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो भी वहाँ पे फायरिंग करने लगते हैं, अंधाधुंध गोली चलाते हैं उसके ऊपर। और एरोनिस की आंखों पे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये अभी उसके साथ क्या हो गया, और वो काफी ज्यादा रोने लगता है और स्टॉप 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 लगातार कंटिन्यूस बोलते रहता है। और उसकी क्लोई के साथ जितनी भी हैप्पी मोमेंट्स थे वो सभी उसके दिमाग में चल रहा था कि वो किस तरीके से क्लोई के साथ खुश था। और क्लोई की बॉडी पूरी तरीके से दम तोड़ देती है और वहीं पे गिर जाती है और क्लोई के सर को उसके धड़ से ही अलग कर दिया जाता है। और जियोते क्लोई के सर को एज अ विनिंग मेडल सभी लोगों के सामने दिखाता है। और ये सब देख के एरोनिस वहाँ पे एकदम फ्रीज हो जाता है, वो रिएक्ट ही बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और उसके अपोजिट में सभी लोग वहाँ पे जश्न मना रहे थे। और इसके बाद हमें फिर से गॉड्स के कुछ वर्ड्स को बताया जाता है और गॉड ने बताया था कि ह्यूमन और विचेस हमेशा साथ में रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं रहा पूरे वर्ल्ड में क्योस मच जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। और हमें सबसे पहले एक कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे कैदियों को रखा था और वहाँ पे 2 कैदी काफी ज्यादा लड़ रहे थे एक ब्रेड के लिए। और तभी वहाँ पे क्यूट सी लड़की आती है और इस लड़की का नाम था डोरोका और वो अपना ब्रेड उन्हें शेयर कर देती है, और वो भी एक प्रिजनर ही थी और वो सभी लोग वहाँ पे प्रिजनर थे। और तभी उसकी दोस्त बोलती है, डोरोका तुम दूसरों के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो, अगर ऐसा ही करती रही तो तुम खुद वीक हो जाओगी। और तभी डोरोका बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और तभी आना डोरोका को बताती है कि
जब से इस दुनिया से विचेस खत्म हुए हैं, इस दुनिया में वॉर्स काफी ज्यादा होने लग गई है, हर जगह तबाही ही तबाही हो रही है और मुझे नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। और वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी डोरोका एक पपिट निकालती है और वहाँ पे एक फनी सा प्ले करती है और ये देखने के बाद आना का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और तभी वहाँ पे प्रिजनर गार्ड आते हैं और वो बोलते हैं कि 218 नंबर किसका है। तभी आना बताती है कि डोरोका आज तक इन लोगों ने जितने भी लड़कियों को ले गए हैं वो कभी भी वापस नहीं आती है। और तभी आना वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि 218 नंबर उसी का होता है। और तभी प्रिजन गार्ड वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, जल्दी से बाहर आओ नहीं तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और तभी डोरोका चिल्लाती है और कहती है कि मेरा है 118 नंबर। और इसके बाद प्रिजन गार्ड डोरोका को लेके बाहर चला जाता है और तभी उसकी दोस्त रोने लगती है और कहती है कि डोरोका तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 218 नंबर तो मेरा था। और वो गार्ड डोरोका को लेके प्रिजन का जो चीफ था उसके पास लेके जाता है और वो चीफ कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े खोलो, मुझे तुम्हें चेक करना है और ये पता लगा पाऊं कि तुम लॉर्ड को सर्व करने के लिए तैयार हो या फिर नहीं। और ये सुनने के बाद डोरोका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी चीफ आता है बाहर और डोरोका के साथ सेल्फी लेने लगता है और उन फोटोज को डायरेक्टली वो हेडक्वार्टर भेज दे रहा था। और तभी डोरोका वहाँ पे चीफ के उंगली में एक जोर से बाइट करती है और फोन लेके वहाँ से भागने लगती है और वो वॉइस असिस्टेंट की मदद से फोन को ओपन करने की कोशिश करती है, बट वो फोन केवल चीफ की आवाज से ही खुलने वाला था। फिर डोरोका चीफ की आवाज में बोलने की कोशिश करती है और लकली वो फोन ओपन हो जाता है और वो सभी सेल्स को खोल देती है। और तभी वहाँ पे जितने भी प्रिजन के गेट थे वो सभी खुल जाते हैं और सभी प्रिजनर वहाँ पे इधर से उधर भागने लगते हैं। और तभी डोरोका एक अलग से ही सेल में चली जाती है और ये सेल बाकी सभी सेलों से काफी ज्यादा अलग था। और तभी वहाँ पे आर्मी आ जाते हैं और वो लोग डोरोका को पकड़ लेते हैं और वो लोग उस शेल को बंद करने की भी बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था और हमें पता लगता है कि उस शेल के अंदर किसी को बांध के रखा था। लेकिन वो तभी अचानक से अपनी जंजीर को तोड़ता है और आंखें खोलता है और तभी हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एरोनिस ही था, जो कि अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और वो जिस कैद में बंधा हुआ था वहां से बाहर निकल जाता है। और ये देख के आर्मी के सारे मेंबर्स की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी एरोनिस जंप करके एक गार्ड पे हमला करता है, वो गार्ड के ही टूल से उसके गर्दन पे अटैक करके उसे मार देता है और वो एक चाकू की मदद से दूसरे बंदे को भी मार देता वहीं पे। और तीसरा बंदा ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो गन निकाल के फायरिंग करने वाला होता ही है। तभी एरोनिस उसके पास पहुंच जाता है और उसी के गन से उसी को मार देता है। और तभी एरोनिस डोरोका की ओर बढ़ता है और डोरोका भी उसको देख के काफी ज्यादा डरने लगता है और एरोनिस डोरोका के सर पे गन पॉइंट करता है और फिर एक गोली शूट कर देता है। और तभी हमें पता लगता है कि एरोनिस ने डोरोका के जंजीरों पे गोली मारी थी और वहाँ पे बिना कुछ बोले वो उस प्रिजन से बाहर निकल आता है। और तभी प्रिजन में जितने भी गार्ड होते हैं उन सभी को ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। और इसके बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका डायरेक्टर यामाटो एक बंदे से बात कर रहा था और तुम कैसे भी करके वहाँ जाओ और वहाँ की सारी सिचुएशन को ठीक करो, तुम किसी भी प्रकार के हथियार का यूज कर सकते हो। और वो जो बंदा था वो काफी ज्यादा चिल था और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तभी हमें उस बंदे को और अच्छे से दिखाया जाता है जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर है और इसका नाम एग्जीक्यूटिव अकाउंट था। और वो देखने में काफी ज्यादा अजीब रोबोटिक टाइप लग रहा था और वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करता है और उसी प्रिज्म की तरफ बढ़ देता है। और वो जो चीफ था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और ये सारी सिचुएशन का वो जिम्मेदार अपने ऊपर लेता है और उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उसके फोन से सारे प्रिज्म को खोल दिया और साथ ही साथ एक खतरनाक प्रिजनर भी वहाँ से भाग चुका है। तभी एरोनिस एक टावर के टॉप पे बैठा हुआ था और अपने मैजिकल पेन की तरफ देखता है और उससे एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है मैजिक जाइंट। और तभी एक बुलेट फायर करता है और वो बुलेट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो बुलेट जाके एक बिल्डिंग के बीच में लगता है और उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें उसी प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे
उन सभी को मार दिया जाता है और वो जाने से पहले कॉल करके बताता है कि एरोनिस और डोरोका वहाँ से भाग चुके हैं और जाने से पहले वो वहाँ के चीफ को भी मार देता है। और डोरोका वो सारा डिस्ट्रक्शन देख के वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी। और तभी हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस अपने वही फटे हुए कपड़े पहना था और अपने आप से ही बात कर रहा था। और मैं अभी जो चीज करने वाला हूँ इसके बारे में अगर क्लोई को पता चलता तो मैं श्योर हूँ कि वो मुझे काफी ज्यादा डांटती। तभी एरोनिस कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी टाइम बीत जाए, चाहे 10 साल ही क्यों ना हो गए हो, लेकिन मैं उस मोमेंट को कभी भी नहीं भूल सकता। तुम्हारी वो आंखें और वो आवाज और तुम्हारे वो शब्द। और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और आई लव यू टू क्लोई कहता है और फिर से वो एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और तभी जमीन फटने लगता है और उस जमीन को फाड़ के एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो एक हाथ में एरोनिस को उठा लेता है और दूसरे हाथ से वहाँ की सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये न्यूज़ पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन पुलिस उन बातों पे बिलीव ही नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एक बहुत ही घबराया हुआ बंदा अंदर जाता है और जब पुलिस वाले बाहर जाके देखते हैं और ये देख के पुलिस वाले भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और एरोनिस उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था और उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था, चाहे वो इंसान हो या फिर बिल्डिंग्स, वो सभी चीजों को तबाह करते हुए जा रहा था। और वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतो को मारने के लिए आगे जा रहा था। और ये सारी इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ब्यूरो तक भी पहुंच जाता है और यामाटो वहां पे आदेश करता है कि जल्दी जाओ और टीम के सारे मेंबर्स को इसके बारे में बताओ। तभी गार्ड कहता है कि अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन के अकॉर्डिंग अभी एम्परर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और ये सुनते ही गार्ड कहता है तो कोई बात नहीं, मैं ही अभी इमरजेंसी क्लियर करता हूँ और जल्दी से जो डिफेंसिव लाइन 4 है उन्हें आदेश करो और जितने भी सरफेस ट्रूप्स है वो सभी टैंक लेके वहाँ पहुँचेंगे और जो भी एयर ट्रूप्स है वो फाइटर जेट लेके वहाँ पे पहुँचेंगे। और यामाटो बाहर जाके उस जाइंट को देखता है और उसे बिलीव ही नहीं होता कि इतना खतरनाक चीज किस तरीके से मूव कर पा रहा है। तभी यूकी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग ये सभी चीजों को मैजिक से कंट्रोल किया जा रहा है और ये सभी चीजें कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, वही लड़का है जो कि प्रिजन से भाग चुका है। तभी यामाटो कहता है कि तब तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि अब हमें मैजिक सप्रेसर मशीन को निकालना होगा। तभी एक गार्ड बोलता है कि अभी हम ये जल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीन बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड में रखा हुआ है और हमें ये भी नहीं पता कि 10 साल पुराना डिवाइस अभी कितने अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और तभी वहाँ पे काफी सारे टैंक्स आ जाते हैं और वो फायरिंग करते हैं और जैसे ही बुलेट जाइंट को लगने वाली होती है तभी गोली दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तभी एक जाइंट एक बिल्डिंग पे काफी तेज पंच करता है और उस पंच का असर वो सारे टैंक्स पे भी हमें देखने को मिलता है और सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें पता लगता है कि एरोनिस जो 10 साल कैद में था वो अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर लिया था और वो अभी अपना बदला लेने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं करने वाला। सिटी में जो भी कोई उसे दिखेगा वो सभी को मारने वाला है। और तभी एरोनिस अपने मैजिकल स्पेल से एक गन को समन करता है और एक बहुत ही बड़ा गन आता है और उस गन की मदद से वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को भून देता है। और एरोनिस इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी खुश होने की जगह रोने लगता है और अपने आप से ही बोलने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपना बदला ले रहा हूँ फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे खुशी मिले। तभी एकाओ एरोनिस को देख लेता है और वो पूरा इंफॉर्मेशन ब्यूरो तक पहुँचाता है। वहाँ से काफी सारे जेट आते हैं एरोनिस को मारने के लिए और वहाँ पे काफी सारे कंटिन्यूसली मिसाइल गिराते रहते हैं और उस मिसाइल की वजह से जो नॉर्मल लोग थे उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसकी मॉम मर चुकी थी और वो वहीं पे बैठा हुआ था और उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी गिरने वाली थी। और तभी वहाँ पे डोरोको आती है और वो उस बच्चे की जान को बचा लेती है और वो उस बच्चे को एक लेडी को सौंप देती है और खुद एरोनिस को रोकने के लिए चली जाती है। और हमें एरोनिस दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे लेटा हुआ था और उसको काफी ज्यादा चोटें भी लगी थी। और तभी हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है और हमें ग्योते को दिखाया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी और वहाँ पे क्वीन उसकी काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी और इस कारण ग्योते भी काफी खुश होता है। लेकिन इसके बाद भी उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी क्योंकि जब उसे खांसी भी होती थी तो उसके मुंह में से खून निकलता था। तभी वो सोचता है कि क्या ये कोई भगवान का कर्ज है जो कि मुझे मिला है और मैंने इतने सारे विचेस को केवल इसलिए मारा ताकि हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन वो प्रोग्रेस कर पाए। और इसके बाद ही हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना ज्यादा डेवलप भी हुआ है और अब तक मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता। मैंने वो सभी चीज अच्छे के लिए किया था।
और दूसरे तरफ एरोनिस एक एक करके सभी आर्मी के मेंबर्स को मारे जा रहा था और तभी अचानक से वहाँ पे बारिश होता है और तभी एरोनिस एक आखिरी बंदा बचा हुआ था उसको गला पकड़ के उठा लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे डोरोका आ जाती है। डोरोका बोलती है कि उन्हें मारना बंद करो, वो एक इनोसेंट बंदा है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी करती है। और एरोनिस उसकी तरफ देखता है और अपने हाथों से बुरी तरीके से उसे कुचल देता है और वहाँ पे भाई एरोनिस लिटरली बैड एस लग रहा था और बहुत सही सीन भी था ये। और तभी एरोनिस कहता है तुमने क्या कहा, ये लोग इनोसेंट है, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं होते और सभी के सभी मेरे दुश्मन हैं। और तभी डोरोका कहती है कि क्लोई को ये सब नहीं चाहिए, मुझे पता है क्लोई तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट क्लोई होती तो ये वो बिल्कुल भी नहीं करती। और ये सुनते ही एरोनिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा डोरोका का कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम्हारे मुंह पे क्लोई का नाम नहीं आना चाहिए और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ह्यूमंस ने हमारे साथ क्या किया है, तो इसीलिए तुम इन सब चीजों से बाहर ही रहो तो अच्छा रहेगा। और तभी डोरोका कहती है कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं भी एक विच हूँ। और ये सुनते ही एरोनिस उसे नीचे गिरा देता है और एरोनिस को ये बिलीव ही नहीं होता कि वो एक विच है और डोरोका बोलते हैं कि हाँ मैं एक विच हूँ। और तभी एरोनिस उसका गला पकड़ के उसे उठा देता है और तुम एक विच नहीं हो, तुम इंसान ही हो, क्योंकि अगर तुम एक विच होते तो जिस टाइम पे क्लोई को मारा जा रहा था उस टाइम पे तुम वहाँ पे जरूर होते। और तभी क्लोई बताती है कि उस टाइम पे हम काफी ज्यादा डर गए थे और हम सभी लोग उस नेशन को छोड़ के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और डोरोका तभी बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो क्योंकि हम क्लोई को फिर से वापस ला सकते हैं। और ये सुनते ही एरोनिस क्लोई को नीचे गिरा देता है और डोरोका बताती है कि मैं इस कंट्री में वापस इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें छुड़ा पाऊं और तुम्हारी मदद से क्लोई को फिर से जिंदा कर पाऊं और तुम्हारे मेमोरीज को मैं कलेक्ट करके क्लोई को फिर से रिक्रिएट कर पाऊं। और तभी एरोनिस एक स्वॉर्ड को सम्मन करता है और कहता है कि मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जो कि क्लोई को एक मजाक समझते हैं। और एरोनिस डोरोका को मारने ही वाला था तभी डोरोका एकदम शांत होके बैठ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें यही चीज सेटिस्फाई करेगा तो तुम मुझे मार सकते हो। और क्लोई बोलती है कि मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा एरोनिस। और ये वर्ड सुनते ही एरोनिस को क्लोई के अंतिम वर्ड्स याद आने लगते हैं और वो तभी वहाँ पे रुक जाता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि क्या ये सच है कि तुम क्लोई को वापस ला सकते हो। और तभी डोरोका कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे। और क्लोई अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एरोनिस जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है तभी एक बुलेट फायर होता है और डोरोका को बीच से फाड़ते हुए वो गोली निकल जाता है। और ये देख के एरोनिस तो भाई वहाँ पे एकदम हिल जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये गोली एक स्नाइपर ने चलाया था और वो एक लड़की होती है जो कि बोलती है कि कितना ज्यादा डिसअपॉइंट की बात है क्योंकि मैंने एक साथ दोनों लोगों को मारने की ट्राई की थी। डोरोका का पास्ट दिखाया जाता है और किस तरीके से डोरोका के आंखों के सामने उसके पूरे गांव के सभी लोगों को मार दिया जाता है इंसानों द्वारा। और तभी वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड मिया आके उसे हग करती है और तभी डोरोका पूछती है कि मिया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमने तो हमेशा ह्यूमंस की हेल्प ही की है और क्या हम अपना मैजिक को यूज करके यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी मिया बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ह्यूमंस ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिनके आगे हमारा मैजिकल पावर वर्क नहीं करता। और तभी मिया बताती है कि डोरोका तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और मैडम ओफेलिया को इस पूरी घटना के बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन डोरोका अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी और फिर डोरोका वहाँ से भाग जाती है और मिया को आर्मी के सारे मेंबर्स घेर के उसे वहीं पे मार देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरोका को गोली लगी हुई थी और वहाँ पे एरोनिस को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। और एरोनिस बताता है कि डोरोका तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं क्लोई को वापस कैसे जिंदा करूं। और वहाँ पे डोरोका रुकते हुए बोलती है कि तुम मेरी बात सुनो। और तभी वहाँ पे आर्मी के सभी मेंबर्स गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं और एरोनिस दूर जाके गिरता है और डोरोका को सारी गोली लगती है। और एरोनिस जैसे ही डोरोका की तरफ देखता है तो उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसने डोरोका को भी खो दिया। और फिर आर्मी के सभी मेंबर्स एरोनिस की तरफ बढ़ते हैं गोली चलाने के लिए, लेकिन तभी एरोनिस एक स्पेल कास्ट करता है और अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और जितने भी बुलेट्स फायरिंग हो रही
रही थी वो सभी बुलेट्स उस बैरियर के सामने आके रुक जा रही थी, पर अगले ही मोमेंट पे वो सारी बुलेट रिवर्स हो जाती है और उन आर्मी के मेंबर्स पे जाके लगती है और इस कारण वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सभी खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे एक बंदा बच जाता है और एरोनिस उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जो बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर था वो एरोनिस की तरफ निशाना लगाता है और एरोनिस जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो अपनी ट्रिगर दबाता है और एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे धमाका होता है और तभी वहाँ से धुआं हटता है और हम देखते हैं कि वो गोली एरोनिस को नहीं लगी थी, वो हवा में फ्लोट कर रही थी और उसका डायरेक्शन घुमा देता है एरोनिस और उस गोली को बहुत ही बड़ा करके उस स्नाइपर पे अटैक करता है और तभी वो स्नाइपर भी वहाँ पे खत्म हो जाता है और एरोनिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लास्ट बंदे की तरफ जाता है और वो आप सोच लिया था कि अब वो पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देगा और ये सारा चीज यामाटो अपने स्क्रीन पे देख रहा था और कहता है कि यूकी अब पूरा चीज तुम्हारे ऊपर ही है और तभी हमें यूकी दिखाई जाती है जो कि उसी मशीन के पास पहुंच जाती है जो किसी भी मैजिकल पावर को रोक सकता है और वो अब उसे एक्टिवेट करने वाली थी और सोचती है कि वो इस मशीन की मदद से बहुत ही आसानी से एरोनिस को हरा देगी और तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वहां से उन्हें जाने के लिए कहते हैं और ये लोग और कोई नहीं नेशनल साइंस ब्यूरो के ही मेंबर्स थे और उनकी जो मेन कैप्टन थी जिसका नाम थीटा था वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है बट मैं तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं करने दूंगी और तभी यूकी पूछती है कि ऐसा क्यों और अगले ही पल में यूकी के फोन से थीटा यामाटो को फोन करती है और यामाटो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थीटा बताती है कि अभी हम उस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन यामाटो पूछता है कि ऐसा क्यों और थीटा सभी चीज बताना शुरू करती है और बताती है कि साइंस काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है जिस वजह से हमें काफी ज्यादा हेल्प होती है, लेकिन इस एडवांस चीजों की वजह से कुछ नेगेटिव चीजें भी बनती है जिसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और उन्हीं एक नेगेटिव चीजों में से साइंस पार्टिकल भी है जो कि इसी मैजिक फोटॉन्स सप्रेसर मशीन में से रिलीज होती है और यही साइंस पार्टिकल्स मेन रीजन है सेल्यूलर डिस्फंक्शन डिजीज के पीछे। और यामाटो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वही डिजीज है जो कि हर सोल्जर को 10 साल पहले हो गया था जब वो विचेस को हराने के लिए इस मशीन को यूज किए थे और ये डिवाइस जो है ये काफी ज्यादा हर्ट नेचर को भी करता है और अब तो विचेस भी नहीं है जो कि नेचर और ओजोन परत को फिर से रिपेयर कर दे और अब तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो किरणें बहुत ही गंदी तरीके से असर करने वाला है और ये सुन के यामाटो को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था और तभी थीटा कहती है हमारे एम्परर जो कि लगातार इस मशीन के सामने खड़े थे जब ये मशीन ऑन था तो इस टाइम पे अभी उनकी हालत कैसी है और इसके बाद यामाटो को इतना पता चल जाता है कि एम्परर की हालत खराब होने के पीछे का रीजन क्या है। दूसरी तरफ एरोनिस जो कि लगातार सोल्जर्स को खत्म करते ही जा रहा था और इसके बाद थीटा फोन यूवी को दे देती है और बोलती है कि हमें कुछ और सोचना होगा एरोनिस को रोकने के लिए और तभी यूकी वहाँ से भाग के जाती है उस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए क्योंकि उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि कैसे वो अपने नेशन अपने एम्पायर को बचा सके और वो वहाँ पे जाके मशीन को एक्टिवेट करने लग जाती है और थीटा भी उसके पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए और जब तक वो उसे पकड़ती तब तक में डिवाइस एक्टिवेट हो चुका था और फिर हमें एरोनिस दिखाया जाता है और जो उसका मैजिकल फील्ड था जो उसके चारों तरफ था वो अचानक से ही गायब हो जाता है और उसका जो मैजिकल पेन था वो भी उससे दूर गिर जाता है और तभी यामाटो यूकी के पास कॉल मिलाता है और कहता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्या तुमने डिवाइस को ऑन कर दिया। और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी के शरीर पे काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और उसकी हालत भी काफी खराब थी और उसको थीटा ने पकड़ रखा था और वो डिवाइस को ऑफ करती है और कहती है कि मैं इस मशीन को बंद करती हूँ और तुम चिंता मत करो और याद करो कि तुम्हारी मेन ड्यूटी क्या है, तुम इस मशीन के बिना भी उसको तुम रोक सकते हो और हमारे एम्पायर को बचाओ। तभी यामाटो कहता है कि ठीक है और उसके पास जितना भी आर्मी के मेंबर्स होते हैं वो सभी को एक साथ भेजता है और तभी काफी सारे सोल्जर्स एरोनिस की तरफ अटैक करने जाते हैं और तभी उनमें से एक लेडी सोल्जर जो कि सबसे आगे जाती है और एरोनिस के पास जाने के बाद वो कहती है कि तुमने हिम्मत कैसे कर लिया कि तुम हमारे एम्पायर को खत्म कर पाओगे। और उसी टाइम पे ऊपर से एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग गिरती है और सोल्जर सभी भागने लग जाते हैं और वो उन दोनों के बीच में जाके गिरती है और वहाँ पे जो फीमेल सोल्जर थी वो अपने गन में अटैच नाइफ से एरोनिस के ऊपर अटैक करने वाली होती है और वहाँ पे एरोनिस बिल्कुल ही हेल्पलेस होता है और उसे भी पता चल चुका था कि अब उसका अंत आ चुका है और अगले ही पल में वो फीमेल सोल्जर एरोनिस के गर्दन को ही सीधा उसके शरीर से अलग कर देती है। भाई लिटरली ये वाला सीन नेक्स्ट लेवल था। इस एनीमे मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें ये सीन इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। और वो जो बिल्डिंग गिरा था जिस कारण चारों तरफ धुआं हो गया था, उसे धुएं में से वो फीमेल सोल्जर एरोनिस का सर लेके निकलती है और ये देखने के बाद सारे
सारे सोल्जर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करने लग जाते हैं। और स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस एक बेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे तड़प रहा था और उसके चारों तरफ काफी ज्यादा लड़कियां थी जो कि बहुत ही ज्यादा टेंस थी। एरोनिस का ये हालत देख के एरोनिस का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सब कुछ काफी ज्यादा हाई था और उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो रखा था कि नॉर्मल ह्यूमन कभी भी उसको झेल नहीं पाता। और तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है और ये ओल्ड लेडी और कोई नहीं मैडम ओफेलिया थी और वो एरोनिस के सर पे अपना उंगली रखती है और एक स्पेल कास्ट करती है जिसके बाद एरोनिस का माइंड एकदम नॉर्मल स्टेज पे हो जाता है। और तभी एरोनिस को सारी चीजें याद आती है और वो क्लोई का नाम लेता है और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो उसी बैटलफील्ड में अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने अपनी ही डेड बॉडी देखता है जो गर्दन अलग कर दिया गया था तीसरे एपिसोड में। और जिस लड़की ने एरोनिस का गर्दन काटा था वो लड़की भी एक मैजिकल स्पेल कास्ट करती है, रेप्लिकेशन मैजिक। और एरोनिस ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी वो लड़की अपनी असलियत रिवील करती है और तभी वो बताती है कि मेरा नाम भी एना है और मैं भी एक विच हूँ और मैं डोरोका के साथ इस किंगडम में आई थी और हमारा जो काम है वो है फिर से क्लोई को रिवाइव करना और हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। और वो बोलती है कि बाकी चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बट अभी मेरा काम ये है कि तुम्हें यहाँ से बचाना। और वो मैडम ओफेलिया को याद करती है और अगले ही पल में एरोनिस वो मम्मी वाली पट्टी होती है ना उसमें पूरा कवर हो जाता है और आसमान में गायब हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और एरोनिस वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और वो जैसे ही चलने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है। और तभी मैडम ओफेलिया आती है और उसे हक करती है और कहती है कि थैंक यू क्योंकि तुम एक इंसान होने के बाद भी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। और एरोनिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और तभी मैडम ओफेलिया बताती है कि हम विचेस हैं और तुम अभी किंगडम ऑफ विचेस में हो। और एरोनिस अभी भी ढंग से नहीं चल पा रहा था तो एक विच उसे व्हील चेयर पे बिठा के पूरा किंगडम घुमा रही थी। फिर इसके बाद मैडम ओफेलिया एरोनिस को एक स्पेशल ट्री के पास लेके जाती है और इस ट्री का नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ और यही ट्री है जिसके कारण सारी विचेस का जन्म होता है। और इसी ट्री और इस ट्री के अंदर एक फ्रूट होता है, उसकी मदद से क्लोई फिर से रिवाइव हो सकती है। तभी एरोनिस एक फ्रूट की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मैडम ओफेलिया क्या यही क्लोई है या फिर इसमें से ही क्लोई निकलेगी क्या। तभी ओफेलिया बताती है कि नहीं, ये बस एक नॉर्मल विच है जिसका जन्म होने वाला है और अगर तुम्हें क्लोई को लाना है तो उसके लिए हमें तुम्हारे पावर को यूज करना होगा। तभी एरोनिस बोलता है लेकिन ऐसा क्यों। तभी मैडम ओफेलिया बताती है कि यही है मैजिक, तुम जो भी चीजें अपने थॉट में सोचोगे उसको तुम रियल कर सकते हो और अगर तुम अपना मैजिक को ढंग से यूज करोगे तो तुम अपने इस मेमोरी को इस सीड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और तुम्हारे अंदर का जितना भी मेमोरी है क्लोई के बारे में वो सभी चीजें इस फ्रूट के अंदर जाएगा और इस कारण जो अंदर विच बन के निकलेगी वो क्लोई होगी। और फिर मैडम ओफेलिया वहाँ से चली जाती है और कहती है जब तुम रेडी हो जाओ तो बता देना, मैं इस सेरेमनी को स्टार्ट कर दूंगी। और एरोनिस उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है और सिर्फ क्लोई के बारे में सोचते रहता है। और तभी वहाँ पे एना आती है और एरोनिस कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने रेप्लिकेशन मैजिक का यूज किया था। और तभी एरोनिस उसे धन्यवाद कहता है लेकिन एना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके सिर के पास एक लात मारती है और वो रोते हुए कहती है कि बस तुम इतना ही कहोगे, डोरोका सिर्फ तुम्हारे वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। तभी एरोनिस उठता है और एकदम कैजुअली कहता है कि तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, डोरोका अभी जिंदा नहीं है तो, और ये तो तुम लोगों का ही प्लान था। और तभी वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी एना बोलती है कि तुम ह्यूमन हमेशा से ही काफी ज्यादा सेल्फिश थे, तुम्हारे पास तुम्हारे मास्टर की मेमोरी है और तुम्हारे पास मैजिक पावर है तो तुम तो अपने मास्टर को हर बार रिवाइव कर सकते हो, बट हमारा क्या, तुम जैसे इंसानों को बचाने के लिए हम अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाले। तभी एरोनिस पीछे मुंह घुमाता है और एकदम अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है तुम इसलिए अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हो क्योंकि तुम्हें क्लोई का यूज करना है अपने एडवांटेज के लिए और इसीलिए तुमने मुझे बचाया है, तुम लोग मेरे पावर का यूज करना चाहते हो। तभी एना चौंकते हुए कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। और तभी हमें एरोनिस और डोरोका की लास्ट कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है और तभी डोरोका अपनी बातें बताती है कि एरोनिस प्लीज मेरी बात को मानो और ये जो विचेस है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोई का यूज करने के लिए उसे जिंदा करना चाहते हैं तो तुम जितनी जल्दी हो सके क्लोई को किंगडम ऑफ विचेस से लेके भाग जाना। तभी एरोनिस बताता है कि तुम विचेस इस जगह पे काफी आसानी से रह सकते हो बट एक ह्यूमन यहाँ पे नहीं रह सकता। तो मैं समझ चुका हूँ कि ये एक ह्यूमन के लिए केज की तरह काम करने वाला है। तुम ह्यूमंस को टेलीपोर्टेशन के द्वारा यहाँ पे लाओगे और एक स्लेव की तरह रखने वाले हो और तुम कुछ ह्यूमंस को मेरी तरह लाओगे और ट्रेंड करो
करोगे और खुद ह्यूमन से ही ह्यूमन को भिड़वाओगे। कुछ इस टाइप की कॉन्वर्सेशन वहाँ पे होती है और तुम क्लोई को इसलिए वापस लाना चाहती हो क्योंकि क्लोई ही है जो कि एक क्विल बना सकती है। और तभी क्लोई वहाँ पे रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जब तुम्हें सारी असलियत पता है तो प्लीज हमारी हेल्प करो और हमारे इस प्लान में मदद करो, नहीं तो हमारा मरना और डोरोका का मरना इस प्लान में कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। और तभी एरोनिस बताता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो क्लोई को जिंदा किए बिना तो नहीं जाने वाला और वो जैसा मुझे बोलेगी मैं वही करूंगा। और अगर क्लोई प्लान के मुताबिक चलने से मना कर दे तो तुम सारी विचेस मेरा एनिमे बन जाओगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और मैडम ओफेलिया और बाकी सभी विचेस दिखाए जाते हैं जो कि उस रिचुअल को करने के लिए रेडी हो गए थे और वो सभी लोग अपना मैजिकल पावर कास्ट करते हैं और मैडम ओफेलिया बोलती है कि तुम आगे जाओ एरोनिस। और इसके बाद एरोनिस आगे जाता है और अपने मैजिक को यूज करता है और उसकी जितनी भी यादें थी क्लोई से रिलेटेड वो सारी क्लोई की यादें को इकट्ठा करता है और एक बीज के अंदर डालना शुरू करता है, मतलब कि फल या फिर बीज आप कह सकते हो। और एरोनिस हर एक अच्छी यादें जो कि उसने क्लोई के साथ बिताया था उसे याद करता है और एरोनिस याद करता है कि क्लोई उसे कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाती थी और ये सभी उसके लिए ड्रीम जैसी थी। और एरोनिस उस मोमेंट को भी याद करता है, वो एक बार गलती से जब क्लोई नहा रही थी उस टाइम पे वो बाथरूम के अंदर थोड़ा सा क्लोई को देख लिया था और एरोनिस का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बट वो क्लोई की बॉडी पे देखता है कि काफी ज्यादा घाव थे, मतलब कि चोटें थी और ये देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा सफरिंग में थी, ह्यूमंस के द्वारा भी और विचेस के द्वारा भी, क्योंकि उसने एक ह्यूमन को ट्रेन करके एक बहुत ही बड़े रूल को तोड़ा है। तभी एरोनिस कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जल्दी से नहा लो क्योंकि हमारे ऊपर कभी भी यहाँ पे अटैक हो सकता है। और तभी क्लोई वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग जाती है और एरोनिस को थैंक यू कहती है और बोलती है कि तुम ही वो एकमात्र रीजन हो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और अपने आप को सर्वाइव करवा रही हूँ। एरोनिस दिखाया जाता है जो कि अपनी मेमोरी को उस बीच के अंदर डाल रहा था और वो क्लोई के बारे में सोचता है और आई लव यू क्लोई कहता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फिर से इस फालतू वर्ल्ड में रिवाइव नहीं करना चाहता, इस वर्ल्ड में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इन विचेस के दिल में तुम्हारे लिए जगह है और मैं तुम्हें फिर से सफर करते हुए नहीं देखना चाहता। और वो अपनी क्लोई के साथ जितनी भी अच्छी मेमोरी थी फिर से उसे याद करता है। इसके बाद एरोनिस अचानक से मेमोरी रिप्लेस स्पेल यूज करता है और ये देख के मैडम ओफेलिया काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या तुमने अपना मेमोरी रिप्लेस कर दिया है? लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि शीट जो था वो ब्रूम कर जाता है और वहाँ से निकलती है डोरोका और डोरोका को देख के वहाँ पे सारी विचेस शॉक्ड हो जाती है। अभी मैडम ओफेलिया कहती है कि एरोनिस अब क्लोई का क्या होगा, हमने अपनी पूरी पावर तुम्हें दी ताकि तुम क्लोई को वापस ला सको, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और बाकी विचेस भी बोलने लग जाती है कि आप इससे उम्मीद भी क्या कर रही थी मैडम ओफेलिया, क्योंकि ये एक ह्यूमन चाइल्ड ही तो है और इसने डोरोका के लिए क्लोई को भी रिवाइव नहीं किया। तभी मैडम क्लोई डोरोका से पूछती है कि क्या डोरोका तुमने कुछ इसे बताया है और तभी एरोनिस बोलता है अपना मुंह बंद रखो विचेस, क्योंकि मेरी मर्जी, मैंने क्लोई को अपने मन से नहीं बुलाया यहाँ पे। और ये सुनने के बाद मैडम ओफेलिया काफी हंसती है और कहती है कि तुम इतना एरोगेंट क्यों हो रहे हो और देखा जाए तो तुम एक ह्यूमन ही हो। और वो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी आने लग जाती है और तभी एरोनिस हंसता है और कहता है शायद आपको नहीं पता पर मैं एक लॉन्ग टर्म प्रिजनर हूँ। और वो अपने शरीर से एक चिप निकालता है और उस चिप को दिखाता है और ये चिप उसी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने उसके अंदर डाला था। उस चिप को वो तोड़ के दूर फेंक देता है और कहता है कि ह्यूमंस को मैं अकेला ही हंट करूंगा। और वो चिप टूटने के कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धमाके के कारण जो ट्री ऑफ लाइफ था जिससे विचेस का जन्म होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मैडम ओफेलिया को तो इस पे बिलीव ही नहीं होता और तभी वहाँ पे एक ह्यूमन की वॉइस आती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी इतने सारे ह्यूमंस जिंदा है। और ये बंदा और कोई नहीं एक स्पेशल सा स्पेस सूट पहने यमाटो होता है और वहाँ पे जितने भी फोर्सेस थे वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये सब यहाँ पे एरोनिस के उस चिप के वजह से टेलीपोर्ट हो पाते हैं। तभी यमाटो कहता है कि बस एरोनिस अब बहुत हुआ, अब मेरा वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें और सारे विचेस को यहीं पे खत्म कर दूंगा। तभी एरोनिस कहता है कि तुम इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें याद है ना मैंने ही तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया है और फिक्र मत करो क्योंकि ये तुम्हारा ग्रेवयार्ड बनने वाला है। और तभी एक वाटर विच होती है जो कि वहाँ पे अपने पानी के जादू से बारिश करवाती है ताकि वो पेड़ की आग बुझ जाए। जैसे ही स्पेल कास्ट होता है तभी एक सोल्जर आता है और उस विच का गर्दन अलग कर देता है और इसके बाद वहाँ पे जितने भी विचेस थे वो सभी अपना मैजिकल स्पेल यूज करते हैं और अपने आर्मर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और फिर यमाटो भी अचानक से एरोनिस पे अटैक करता है, लेकिन एरोनिस भी अपने स्पेल की
मदद से यामाटो का गन उससे लेके उसी पर फायरिंग करने लगता है और उस सूट पे इतनी ज्यादा फायरिंग एरोनिस करता है कि उसका डैमेज लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वहाँ पे पीछे से डोरोका आती है और वो एरोनिस को वहाँ पे रुकने के लिए कहती है और वहाँ पे एक विच होती है जो कि अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करके वहाँ के सभी सोल्जर्स को एक क्रिस्टल में चेंज कर देती है। एक दूसरी विच होती है जो कि अपने पॉइजन की मदद से वहाँ पे सभी सोल्जर्स को काटने लग जाती है और फिर मैडम ओफेलिया अपने नेचर स्पेल का यूज करती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो सभी आसमान में फ्लोट करने लगते हैं और वो सभी सोल्जर्स हवा में से ही ओफेलिया के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन एक भी बुलेट उन्हें नहीं लगता और सभी सोल्जर को ओफेलिया एक बॉल में बदल देती है और उन सभी को कुचल देती है। और तभी मैडम ओफेलिया को लगा था कि वो लोग जीतने वाले हैं, लेकिन एक विच को कोई बीच से चीर देता है और तभी वहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाता है और वो था स्क्वाड 2 जो कि काफी सारे विचेस को मार देता है। और ये जो जितने भी चीजें हो रही थी ये सभी चीजें लाइव टेलीकास्ट अर्थ पे हो रहा था और ये सब चीजें थीटा आराम से बैठ के देख रही थी और थीटा की हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि लास्ट टाइम वो मैजिक सप्रेसर मशीन के सामने आ गई थी और उसको वहाँ पे बैठे जो नेशनल अथॉरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर था वो उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं और कहते हैं कि इतने सारे विचेस अभी तक कैसे जिंदा है। तभी थीटा बताती है कि हमने जो स्पेस डंपिंग मशीन बनाई थी उसी के ऊपर चढ़ के इस सभी विचेस स्पेस में चली गई थी। तभी डायरेक्टर बोलता है अच्छा ये लोग हमारी ही टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पेस में अपना घर बसा लिए है। और तभी वो और भी ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुमने इस चीज को होते हुए रोका क्यों नहीं और यही तुम्हारा काम था ना, लेकिन तुम इस काम में भी फेल हो चुके हो। तभी वहाँ पे एक और बंदा बैठा था जो कि काफी ज्यादा चिल था और कहता है डूड इतना ज्यादा चिल्ला मत, वहाँ पे अपने बंदे वैसे भी पहुंच चुके हैं, वो उन विचेस को हंट कर देंगे ब्रो। और ये बंदा और कोई नहीं नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी का डायरेक्टर था और इसका नाम था शिरो साही। और इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यूकी को दिखाया जाता है और वहाँ पे यूकी का कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो रखी थी और उसे एक फ्लूइड चेंबर में बंद करके रखा गया था और यामाटो अपनी बहन को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था और वो थीटा को कहता है कि तुम्हें नहीं पता थीटा बट मेरी बहन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और वो हमेशा से ही मेरे साथ ही रहती थी। जब मैंने इस ब्यूरो को ज्वाइन किया था तो वो भी मेरे साथ इस ब्यूरो को ज्वाइन की थी। थीटा तुमने कहा था कि मैं अगर सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और तभी यामाटो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है एरोनिस और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो अपने सूट का 500% एफिशिएंसी यूज करता है और तभी एरोनिस उस पे गोली फायर करता है, लेकिन वो उसे डॉच करते हुए एरोनिस के मुंह पे एक बहुत ही तेज पंच मारता है। तभी यामाटो अपनी पूरी पावर को कलेक्ट करने लगता है और एक स्पेशल मूव का अटैक करता है और वो अपनी बहन के बारे में सोचता है कि कैसे उसने अपनी बहन को प्रॉमिस किया था कि वो एक ऐसी प्लेस ढूंढेंगे जहाँ पे वो दोनों बहुत आराम से रह सके। और फिर इसके बाद वो एक एंटी विच अटैक कुछ करता है और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने स्वॉर्ड से बहुत ही तेज वेव मारता है और एरोनिस तो उससे बच जाता है, लेकिन उस वेव के असर में जितने भी विचेस आते हैं तभी वो लोग बीच से अलग हो जा रहे थे और मैडम ओफेलिया उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल मैडम ओफेलिया भी बीच से अलग हो जाती है और डोरोका ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से खून आने लगता है और वो देखती है कि वो भी बीच से अलग हो चुकी है और वो ये भी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक और डोरोका बैठी हुई थी, लेकिन उसके पीछे एना होती है जो कि बताती है कि डोरोका तुम टेंशन ना लो क्योंकि मैंने अपनी डुप्लीकेशन मैजिक का यूज करके तुम्हारे मौत को अवॉइड कर दिया है। लेकिन तभी डोरोका बोलती है कि एना लेकिन तुम्हारा क्या, और तभी एना बोलती है डोरोका आई लव यू, और तभी एना भी बीच से अलग हो जाती है। और भाई वहाँ पे इतनी ज्यादा मौतें हुई थी कि वहाँ पे खून का समुद्र बन जाता है और डोरोका वहाँ पे काफी ज्यादा रोती है। और दूसरी तरफ एरोनिस और यामाटो के बीच की लड़ाई कंटिन्यूस ही थी और एरोनिस एक आर्मर पहन के यामाटो को खूब ज्यादा मारता है, लेकिन यामाटो भी कुछ कम नहीं था, वो भी एरोनिस का हाथ पकड़ लेता है और अपने स्वॉर्ड में फिर से एनर्जी इकट्ठी करता है और एरोनिस की तरफ एक और अटैक करता है। और वहाँ पे जो कुछ बचे कुचे विचेस थे वो एरोनिस को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और जो कट चुकी ओफेलिया थी वो भी काफी ज्यादा टेंशन में होती है, भाई वो अभी मरी नहीं है, फिक्र मत करो। और वो इस बात पे काफी ज्यादा टेंशन ले रही थी कि ये ट्री अब खत्म हो चुका है और अब कोई भी विच दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। और जो स्नेक पॉइजन वाला विच थी वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट करती है एरोनिस को, लेकिन तभी पीछे से और भी सोल्जर आ जाते हैं और उस विच को भी मार देते हैं। और इसके बाद और भी काफी
काफी ज्यादा सोल्जर आ जाते हैं और बाकी विचेस पे भी फायरिंग करना शुरू करते हैं। और तभी यामाटो अपने सूट का पूरा 100% पावर यूज करता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आ जाता है और एरोनिस उस टोर्नेडो में उसे मारने जाता है, लेकिन वो उसको टच भी नहीं कर पाता। और तभी उस टोर्नेडो में से एक स्वॉर्ड बाहर निकलता है और वो एरोनिस के सीधा छाती में लगती है और एरोनिस काफी दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और यामाटो को लगता है कि अब तो वो लोग जीत ही गए हैं। और तभी एरोनिस अपने मैजिकल पेन से एक और मैजिक कास्ट करता है और इस मैजिक के अंदर ऊपर से एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड आ जाता है और वो नीचे गिरता है और तभी यामाटो का एक हाथ ही अलग हो जाता है। और अपने हाथ के ब्लीडिंग को रोकने के लिए यामाटो सूट का यूज करता है और हमें एरोनिस दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। यामाटो उसकी तरफ स्वॉर्ड लेके बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी अचानक से डोरोका वहाँ पे चिल्लाती है और वो उन सभी को रुकने के लिए कहती है और अगले ही पल में यामाटो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। और ये सभी चीजें डोरोका के लव मैजिक की वजह से हुआ था और ये डोरोका के पास लव मैजिक है जिसके अंदर ये किसी भी लड़के को या फिर किसी भी इंसान को अपने प्यार में डुबा सकती है और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा सकती है। ये है डोरोका की मैजिक पावर। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर थे वो सभी डोरोका के मैजिक के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। और इसके बाद डोरोका यामाटो के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और बताती है कि मेरा नाम डोरोका है, तुम्हारा नाम क्या है। और तभी यामाटो कहता है मेरा नाम मिस्टर यामाटो है। और यामाटो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और गुस्से में बोलता है तुम अपने मैजिक को बंद करो। लेकिन इसके बाद भी डोरोका अपने लव मैजिक को फिर से कास्ट करती है और हमें एरोनिस दिखाया जाता है जो कि ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि डोरोका बस अब टाइम आ चुका है, तुम इसे खत्म कर दो। और इसके बाद अचानक से डोरोका मारने की जगह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि बस मिस्टर यामाटो अब और नहीं, अब हम और नहीं लड़ सकते, हमें शांति की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए और मैं आपके यहाँ के सभी सोल्जर को छोड़ दूंगी, आप सब वापस चले जाना। और ये सुन के वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एरोनिस बोलता है कि डोरोका क्या तुम पागल हो गई हो, इसने तुम्हारे दोस्त एना को खत्म कर दिया है, तुम्हारी पूरी विच कम्युनिटी को खत्म कर दिया है, अपने आसपास देखो चारों तरफ खाली ब्लड ही ब्लड हमें देखने को मिल रहा है और तुम इसको छोड़ना चाहती हो। डोरोका तुम जल्दी से इसे खत्म कर दो वरना ये तुम्हें ही मार देगा। और अगले ही पल में यामाटो डोरोका को मारना शुरू करता है और बहुत गंदी तरीके से मारता है। उसके अंदर जितना भी गुस्सा भरा था विचेस को लेके वो सभी वो डोरोका पे उतारने लग जाता है और मारते वक्त कहता है मैं इस वार को खत्म नहीं करूंगा, मैं एक एक विच को चुन के मारूंगा क्योंकि तुम विचेस की वजह से ही आज मेरी बहन इतने ज्यादा खतरे में है। और तभी डोरोका बोलती है लेकिन तुम भी तो काफी सारे लोगों को मारे हो 10 साल पहले भी और आज भी। और ये सुनते ही यामाटो एकदम वहाँ पे रुक जाता है और डोरोका फिर से बोलने लग जाते हैं कि यामाटो तुम इस युद्ध को रोक सकते हो, विचेस हमेशा से ही ह्यूमंस की दोस्त हुआ करती थी, तो चलो अब हम मिलके इस वार को फिर से खत्म करते हैं। और यामाटो फिर से अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था और डोरोका फिर से उस पर अपना लव मैजिक यूज कर देती है और कहती है कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें बोलूंगी। और यामाटो को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था और वो याद करता है कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर है और वो उसका जनरल है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी अचानक से वो बच्चा बन जाता है और उसको प्यार करने वाला सिर्फ एकमात्र औरत होती है जो कि विच ही होती है। और अगले ही पल में यामाटो पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो जाता है और कहता है हाँ मैं वही करूंगा जैसा कि तुम बोलोगी। लेकिन तभी एक तलवार अचानक से यामाटो के सर में घुसता है और उसके सर को चीर के उसे अलग कर देता है। और इस तलवार को चलाने के पीछे और कोई नहीं एरोनिस ही था और उसने यामाटो का गर्दन ही उससे अलग कर दिया। और वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इन ह्यूमन से बदला चाहिए। और ये सुनकर डोरोका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी एरोनिस बोलता है कि डोरोका तुम्हारी पावर बहुत ही अच्छी है, तो चलो अब तुम ये दयालुपन का एक्ट करना छोड़ दो और हम पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए नजर आता है जो एम्परर का घर था, मतलब कि जो किंग का घर था, हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर किंग को ये इन्फॉर्मेशन देने गया था। और तभी एम्परर गियोते वहाँ पे पूछता है क्या हम जीत रहे हैं ना, और क्या हम विचेस को खत्म कर रहे हैं या फिर नहीं। और सोल्जर वहाँ पे डरते हुए कहता है सर अभी कनेक्शन जो था वो कट चुका है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम वहाँ पे जीत रहे हैं। और ये सुन के किंग काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। और बगल में जो क्वीन होती है वो पूछती है कि जो एरोनिस था जिसने ये सब चीज शुरू किया क्या वो भी वहीं पे है। और सोल्जर बताता है कि हाँ वो भी वहीं पे है। और ये सुन के किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बस वहाँ पे सभी विचेस को खत्म कर दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए वहाँ पे। और किंग खुश होते हुए कहता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और क्वीन भी गले मिलते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ आप बहुत ही ज्यादा खुश हो। और क्वीन को वो जोर से हक करता है और कहता है कि मेरी तारीफ करो, मुझे और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दो, मैंने फाइनली वो कर दिया है जो मैं चाहता था, मैंने सारी विचेस को खत्म कर दिया है। और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश
खुश होते और तालियां बजाते हैं। लेकिन वो जो सोल्जर था उसको काफी ज्यादा वियर्ड सा फील हो रहा था वहाँ पे। और सोल्जर देखता है कि वो जो एम्परर था वो अपनी वाइफ के सामने बच्चे जैसा बिहेव कर रहा था और क्वीन भी उसे एक बेबी जैसा ट्रीटमेंट दे रही थी। और तभी अचानक से क्वीन किंग के कान में एक स्पेल कास्ट करती है और वो स्पेल और कोई सा भी नहीं होता, वो होता है लव मैजिक। और लिटरली भाई ये सीन देख के ना मेरे भाई वहाँ पे घूस बम्स आ गए थे ये एपिसोड। और क्वीन वहाँ पे पूरी तरीके से एम्परर को अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है कि बस तुमने अब बहुत कुछ कर लिया है, बस अब तुम अपने आप को खत्म कर लो। और ये सुन के सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ जो एम्परर था वो क्वीन की कही हुई बात को पूरा कर रहा था और स्लोली वो रूफ के कोने पे पहुंच जाता है और एक दूसरे ही पल में वो उस छत से कूद के अपनी जान ले लेता है। और भाई लिटरली ये वाला जो सीन था ना, अगेन मेरे को बहुत तगड़ा वाला घूस बम्स आए थे यहाँ पे। मतलब कि जो अपने आप को एक पल में सुप्रीम मान रहा था भाई, उसको एक विच ही कंट्रोल कर रही थी इतने टाइम से। अब इस विच के क्या प्लान है ये तो अभी आगे अपन देखते हैं ना वीडियो, और बाकी है अभी भाई। और ये सब देखने के बाद सोल्जर का तो दिमाग फट जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता वो करे क्या। और वो तुरंत हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है और वहाँ पे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे एक फोर्स को भेजो, यहाँ पे एक विच है। लेकिन तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी, उस क्वीन ने उस सोल्जर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था और कहती है बोलने के लिए कि अपने हेडक्वार्टर में बोलो कि जो एम्परर थे उनका पैर स्लिप हो गया और वो छत से गिर गए, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद वो सोल्जर वही करता है। और इसके बाद तभी हमें शिरोसाकी उस क्वीन के पीछे देखने को मिलता है। तभी क्वीन शिरोसाकी से पूछती है क्या शिरोसाकी मैं उसे मार नहीं सकती थी? तभी शिरोसाकी कहता है क्यों नहीं मैजिस्ट्री, आप उसे बहुत आसानी से मार सकती थी। तभी वो क्वीन बताती है कि ये जो मैजिक था ये केवल लड़कों पे काम करता है, लड़कियों पे नहीं। तो वो जो बाकी के विचेस थे वो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते थे, लेकिन उनसे तो मैंने पहले ही निपटारा ले चुका है। और ये सुनते शिरोसाकी कहता है कांग्रेचुलेशंस मैम, अब तो आप पूरे वर्ल्ड की क्वीन बन चुकी हो। तभी क्वीन बोलती है कि मुझे ये वर्ल्ड नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। और तभी शिरोसाकी बोलता है आप चिंता मत करो, जब तक री इनकारनेशन हमारे हाथ में है वो अच्छा ही होने वाला है। तभी क्वीन बोलती है कि आप तुम मुझे क्वीन कह के मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे असली नाम से बुला सकते हो। और तभी वो अपना मास्क को हटाती है और कहती है कि मेरा नाम है डोरोथिया और वो काफी सारे यूनिवर्स में ट्रेवल करके यहाँ पे आई है और सिर्फ एक काम करने के लिए, और वो काम है उस बंदे को फिर से रिवाइव करने के लिए। और भाई आप सच बता रहा हूँ, आप लोगों का ना दिमाग हिलने वाला है आगे की लाइन सुन के। और जिस लड़के को रिवाइव करने आई थी वो लड़का डिट्टो एरोनिस की तरह लगता था, बस उसके बाल कलर अलग थे, बाकी सेम एरोनिस की तरह। और उसके पास एक और खासियत है कि सेम एरोनिस की तरह उस बंदे पे पेन था। और ये देख के भाई क्या एपिसोड है, क्या बवाल चीज उन्होंने बना दिया भाई आज। और फिर से हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस तो भाई आपको पता ही है नेक्स्ट लेवल मूड पे है। तो वहाँ पे वो जितने भी सोल्जर्स होते बहुत गंदी तरीके से अपने स्पेल का यूज करके उन सभी को कुचल के मारता, मतलब कि खून की बारिश हो रही होती है भाई उस टाइम पे। और डोरोका ये सब देख के ज्यादा खुश नहीं होती, वो एरोनिस को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एरोनिस नहीं रुकता। तो डोरोका कहती है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे ऊपर भी वो स्पेल कास्ट कर दूंगी। लेकिन अचानक से जैसे ही डोरोका पल के झपकाती है, एरोनिस उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें फिर से मरना है तो तुम मुझ पे स्पेल कास्ट कर सकती हो। और डोरोका डर के मारे फिर रुक जाती है और एरोनिस का तो आपको पता ही है खून की बारिश खेलना शुरू कर देता है। और एरोनिस सभी को मारने के बाद यमाटो की बॉडी के पास जाता है और उसके फोन को निकालता है। और भाई यहाँ पे ब्रूटल काम खत्म नहीं होता, उसके चेहरे की चमड़ी को भी उतारता है एरोनिस। भाई किस हद तक जाएगा ये बंदा। और तुरंत वो अपने मैजिक का यूज करता है अपने वॉइस को चेंज करने के लिए और इसके बाद अर्थ के हेडक्वार्टर पे कनेक्शन लाता है। और अर्थ पे कनेक्शन आने के बाद अर्थ के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जो हमें पोस्ट क्रेडिट का सीन नहीं देखने को मिला था जिसमें यमाटो बोल रहा था कि मैं यमाटो हूँ, मैंने यहाँ पे सभी विचेस को खत्म कर दिया है, तो ये वही सीन है। बट ये यमाटो नहीं था, ये एरोनिस था। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सभी इस फाइट में मारे जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही अकेला इस फाइट में जिंदा बच पाया। और थीटा को शक हो जाता है कि ये बंदा यमाटो नहीं है और वो अपने हेडक्वार्टर में बताती है। और दूसरी तरफ हमें एरोनिस को दिखाया जाता है जो कि उसके मास्क को हटाता है अपने फेस से। और तभी एरोनिस कहता है कि अब मुझे घर पे आना है तो जल्दी से अपने पोर्टल को खोल दो। और फोन कट होने के बाद उसके मास्क को फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ एरोनिस डोरोका के पास जाता है और उसे कहता है चलो तुम भी मेरे साथ। और डोरोका वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो एरोनिस को एक थप्पड़ मारती है। और तभी वहाँ पे टेलीपोर्टेशन वाला वो पोर्टल था वो ओपन हो जाता है और वो लोग टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। और हमें मैडम ओफेलिया दिखाई जाती है जो कि कहती है कि एरोनिस एक ऐसा ह्यूमन जो कि अनगिनत क्राइम करने के लिए तैयार है और भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर देंगे। और वो वहाँ पे अपने सारे विचेस से सॉरी बोलती है और अपनी अंतिम सांसें लेती है। और एरोनिस भी टेलीपोर्ट होने से पहले एक बार सॉरी
सॉरी बोलता है और टेलीपोर्टेशन का जो वो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट होने ही वाला होता है दिखाई जाती है, जो कि अपने सोल्जर्स को कहती है कि तुम अपना गन पॉइंट उसी पोर्टल के पास करके रखना और जैसे ही एरोनिस टेलीपोर्ट होके अर्थ पे आएगा तुम लोग गोली से उसे भून देना। और जैसे ही उन्हें फील होता है कि वो टेलीपोर्ट होने वाले हैं तभी वो लोग कंटिन्यूसली फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे थीटा कुछ टाइम बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि टेलीपोर्टेशन का जो प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन वहाँ पे एरोनिस या फिर और कोई टेलीपोर्ट हुआ ही नहीं था। और बाकी के जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये जो टेलीपोर्टेशन का जो लोकेशन था वो एरोनिस ने चेंज कर दिया था। थीटा तभी नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो कहती है कि इस बार तो तुम जीत गए एरोनिस। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरोका दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा घायल थी फाइट की वजह से और एक अनजान से लोकेशन पे टेलीपोर्ट होती है और वो सामने ही एरोनिस को देखती है और उसके पास जाती है। और तभी एरोनिस बताता है कि डोरोका हम फाइनली अर्थ पे पहुंच चुके हैं। तभी वो बताता है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था लेकिन अगर हमें रेडियस एम्पायर को हराना है तो हमें एक अच्छे खासे प्लान के साथ जाना होगा। और तभी एरोनिस डोरोका को नीचे फेंक देता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लोई का बदला लूंगा और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी डोरोका पीछे से एरोनिस के ऊपर जंप करती है और कहती है कि क्लोई ने तुम्हारे लिए अपनी जान गंवा दी। मुझे पता है ये वाला वर्ड काफी ज्यादा क्रूअल है पर सच बताना क्या ये रिवेंज तुम्हें शांति देगा? मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन सभी बंदों को माफ कर दो पर क्या तुम इस बदले की आग में जी पाओगे? और अगर तुम इस बदले के पीछे लगे रहे तो तुम भी उन्हीं इंसान की तरह बन जाओगे जिन्होंने क्लोई को मारा है। तभी एरोनिस कहता है कि देखो तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान पाई, मेरा मकसद ही अभी बदला लेना है और अगर मैं बदला नहीं ले पाया तो क्लोई के एग्जिस्टेंस का ट्रे जो है वो मिट जाएगा और मैं ये सब चीज कभी होने नहीं दे सकता। और ये सुनने के बाद डोरोका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी डोरोका नोटिस करती है कि एरोनिस के सर के पीछे काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और इस पे डोरोका थोड़ा बहुत चिंता भी करती है। तभी दूर से एक बाइकर गैंग देखता है जो कि उनकी तरफ आ रहे थे और उन्हें देख रहे थे और कहते हैं कि इतनी रात में एक कपल, भाई ये तो अलग ही माहौल बना रहे हैं। और इसके बाद वो दोनों आपस में ही काफी सारे बातें सोचने लगते हैं। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि तो पंच अभी हमें क्या करना चाहिए? तभी हमें पंच दिखाया जाता है जो कि इनके ग्रुप का लीडर होता है। भाई ग्रुप का नाम बहुत ही अजीब है। तो और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस की आंख खुलती है और वो कहता है कि अब तो आदत सी हो गई है हमें ऐसे आंख खोलने की अलग अलग जगहों पे, पर मैं अभी हूँ कहाँ पे? और इसके बाद वो अपने बेहोश होने से पहले की लास्ट की मेमोरीज को याद करता है जहाँ पे उसे याद आता है कि डोरोका एक बाइकर गैंग से उसके लिए हेल्प मांग रही थी और इसके बाद उसे याद आता है कि डोरोका है कहाँ पे। तभी वहाँ पे पंच आता है और कहता है लगता है तुम उठ चुके हो। और तभी एरोनिस उसे काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। पंच उसे दारू ऑफर करता है लेकिन एरोनिस मना कर देता है और तभी वो पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे साथ जो लड़की थी वो अभी कहाँ पे है? तभी पंच कहता है अच्छा तो तुम उस लड़की की बात कर रही हो, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर कर रही थी लेकिन मेरे साथ ही उसे अपने साथ लेके गए हैं। और ये सुनने के बाद एरोनिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और परेशान भी होता है। तभी पंच कहता है कि डरो मत और मेरे पीछे आओ। और बाहर का सीन देख के एरोनिस काफी ज्यादा चौंक जाता है। और ये एक छोटे से टाउन की तरह था और ये एक टूटे फूटे शिप के अंदर ही बनाया गया था। और तभी पंच बताता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी स्लेव है जो कि रेडियन एम्पायर से भाग चुके हैं। तभी एरोनिस नोटिस करता है कि साइड में बहुत सारे लोग खड़े थे जैसे कि उनके बीच में कुछ चल रहा हो। और तभी उन बीच में से डोरोका की आवाज आती है प्लीज कोई मुझे बचाओ, मैं ये और नहीं कर सकती। और ये सुनने के बाद भाई एरोनिस के दिमाग में काफी ज्यादा उल्टा सीधा विचार आने लग जाते हैं और वो सीधा लोगों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो झुंड के बीच में पहुंचता है वो देख के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोग डोरोका के साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। डोरोका वहाँ पे बाइक चला रही थी। लिटरली भाई बाइक चलाने में क्या बचाओ बचाओ करना होता है। और उसकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी उसका ध्यान एरोनिस की तरफ जाता है और वो उसको देख के कहते हैं कि एरोनिस तो तुम ठीक हो चुके हो। और तभी वो बाइक से नीचे गिर जाती है और एरोनिस को ठीक देख के वो उसे 2 पुतले देती है। और एरोनिस गुड़िया फेंकते हुए कहता है मैंने फालतू में इसकी चिंता की। और तभी ऊपर से पंच कहता है और आज की पार्टी अब से स्टार्ट होती है। और वो एरोनिस और डोरोका की तरफ देखते हुए कहता है हमने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम भी हेल्प करोगे इस पार्टी में। एरोनिस एक बंदे की जेब से एक गन निकालता है और ये देख के डोरोका काफी
काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इन लोगों ने तो हमारी जान बचाई थी ना। और तभी एरोनिस कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। और वो डोरोका को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगता है और इनके पास तो रहने की भी ढंग की जगह नहीं है, इनकी हालत तो ह्यूमन से भी बदतर है, तो मैं इनको मार के क्या ही कर लूंगा। और कहता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ पे डोरोका को बाय बोल के आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे डोरोका काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और तभी एरोनिस बोलता है कि हम काफी ज्यादा अलग है, हम दोनों ने ही किसी न किसी चीज को खोया है और मैं इस चीज को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम इस चीज को इंजॉय कर पा रही हो। और मुझे पता लग गया है कि हम दोनों वाटर और फायर के जैसे हैं, एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। तभी डोरोका बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इन लोगों के सामने हंस रही हूँ और मैं अपने इमोशंस को छुपा रही हूँ। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश रहूंगी। और वहाँ पे वो काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फिर भी एरोनिस कहता है कि हम दोनों काफी अलग है और मुझे अकेला ही जाना होगा। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और डोरोका वहीं पे बैठी हुई होती है और तभी पंच का वहाँ पे क्रिएचर आके डोरोका को जगाता है। तभी पंच वहाँ पे आके कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ से चला गया है। और डोरोका कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था और हाँ वो चला गया है। और तभी पंच कहता है तुम्हारा जो दोस्त था वो काफी ज्यादा बुरा आदमी है, उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा और तुम्हें ऐसी जगह पे अकेला छोड़ के चला गया। लेकिन डोरोका वहाँ पे बोलती है कि नहीं एरोनिस ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और हमें एरोनिस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका होता है, लेकिन उसको अभी भी डोरोका की याद आ रही थी और वो उसके बारे में सोचा जा रहा था और उसने उसके साथ जितने भी पल बिताए हैं वो सभी वो सोच रहा था। लेकिन वो इसके बाद भी आगे बढ़ते रहता है, लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि पीछे से कुछ चीज आ रही है। वो एकदम रेडी हो जाता है उससे अपना फेस ऑफ करने के लिए और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरोका दिखाई जाती है जो कि उदास बैठा होता है। और तभी वहाँ पे पंच कहता है विच का अप्रेंटिस एरोनिस। वो एक नॉर्मल सा ह्यूमन है, वो घबराते हुए कहती है और कहती है कि मैं उस बंदे को ढंग से जानती भी नहीं हूँ। तभी पंच कहता है मैं उस बंदे से एक बार मिल चुका हूँ, उसकी कंडीशन एक टाइम पे काफी ज्यादा खराब थी, वो वहाँ पे मरने ही वाला था, अपनी आंखों से अपनी मौत को देख पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक आइस बीच और एक एरोनिस नाम का लड़का आता है और उसकी जान को बचाता है। और जिस टाइम पे पूरी वर्ल्ड मेरे अगेंस्ट में थी, उस टाइम पे इन दोनों ने आके मेरी जान को बचाया था और वो मेरे लिए सबसे बड़ा हैप्पीनेस है। पंच कहता है जो तुम्हारा माइंडसेट है वो एकदम ठीक है, लेकिन रिवेंज लेना सही है या फिर गलत है वो तुम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। और ये जो वर्ल्ड है ये काफी ज्यादा क्रूअल है और इस वर्ल्ड में एरोनिस ने रिवेंज का पार्ट को चूज किया है। इवन उसे पता है कि वो शायद यहाँ से वापस भी नहीं आ सकता, तो तुम क्या करना चाहती हो। और तभी डोरोका कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे खाली बैठा नहीं रहना चाहती, मैं उसको अकेले मरने नहीं दे सकती। मैंने अपनी सारी विच कम्युनिटी को गवा दिया है, मैंने एना को गवा दिया है, अब मैं एरोनिस को गवाना नहीं चाहती। और उसके बाद वही सीन होता है जो कि मुझे नहीं देखना होता है। डोरोका बाइक चलाती है और वो एरोनिस के पास पहुंच जाती है। भाई लिटरली उसको बाइक चलाना नहीं आता और डोरोका वहाँ पे बाइक रोकने की जगह एरोनिस के ऊपर चढ़ाने वाली थी। भाई तू बचाने गई है, उसको मारने नहीं गई। लेकिन एरोनिस साइड हटता है बाइक से। डोरोका तभी बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दे सकती। और रेडियर एम्पायर के लोग थे वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि एक नया एम्परर अनाउंस होने वाला था और सभी लोग अपने फोन में देख रहे थे ये सारी चीजें। फिर इसके बाद हमें ओज दिखाया जाता है जो कि ये सब देख के काफी पीसफुल सोच रहा था। फिर उसके बाद हमें किंगडम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा ग्योते के बारे में बता रहा होता है कि जो हमारे लास्ट एम्परर थे वो हमारे 23वें एम्परर थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। उनके कारण हमने दुनिया से विचेस का नामो निशान मिटा दिया और अब हमें विचेस के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा और हमारे सोल्जर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और जो एम्परर थे वो काफी ज्यादा काइंड नेचर के भी थे, लेकिन उनकी बीमारी के कारण वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो हम सभी लोगों के दिल में रहेंगे। फिर उसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट होता है और सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं न्यू एम्परर को देखने के लिए। और स्टेज के ऊपर काफी सारी लड़कियां आ जाती है और तभी रिवील किया जाता है कि नया एम्परर और कोई नहीं एम्प्रेस डोरोथिया ही थी। और वहाँ पे काफी ज्यादा नाच गाना होता है और डोरोथिया अपने मैजिक पावर की वजह से हर एक को अपने प्यार में गिरा लेती है और डोरोथिया बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अननोन सा जगह दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे। और तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है तो फाइनली एक विच मैनकाइंड का रूलर बन चुकी है। और ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इसने साइंस और ह्यूमन का यूज किया अपने ही क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अभी ये एक ह्यूमन का लीडर बन चुकी है। और फिर हमें थीटा दिखाई जाती है
और वो भी उन सभी चीजों को देखे जा रही थी। फिर हमें दोबारा उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि बताता है इसका नाम डोरोथिया है, और जैसा कि प्रेफेस ने कहा था कि ये विच उससे भी ज्यादा क्रेजी है। उसके बाद हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका गर्दन अलग कर दिया जाता है और ये डिट्टो एरोनिस की तरह देखने में लग रहा था। और फिर से सीन डोरोथिया के ऊपर जाता है और फाइनली उसके सर पे वो क्राउन जो होता है राजा वाला वो आ जाता है। फिर हमें डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिरोसाकी बैठा होता है और वो ये सभी चीजें लाइव टेलीकास्ट देख रहा था और वो भी डोरोथिया के प्यार में गिर जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो एक मिशन पे है और उसका मिशन था एरोनिस को ढूंढना, और वो एरोनिस को नहीं ढूंढ पाता। तभी वो अपने मैजिक पावर से काफी सारे हाथों को सम्मन करता है और कहता है कि अब ये मेरे लिए एरोनिस को ढूंढेंगे। तभी हमें एरोनिस और डोरोका दिखाई जाती है जहाँ पे एरोनिस कहता है कि देखो डोरोका, मैं अपने रिवेंज को बंद करने वाला नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तुम मुझे उसमें नहीं रोकोगी। ये सब सुनकर डोरोका थोड़ा तो हिचकिचाती है लेकिन उसकी बात मान जाती है। तभी एरोनिस कहता है कि एक और बात है, अगर तुम अपना लव मैजिक करके किसी भी लड़के का माइंड कंट्रोल कर सकती हो तो तुमने ये पहले ही मुझ पे यूज क्यों नहीं किया? जब मैं तुम्हें पहली बार रेडियर एम्पायर में मिला था और मुझे पता है कि तुम्हें मैडम ओफेलिया ने जल्द से जल्द मुझे वहाँ पे लाने के लिए कहा था, तो तुमने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया? तभी डोरोका कहती है कि अगर मैं पहले ही अपने मैजिक को यूज कर लेती तो क्या पता तुम्हें वो पसंद नहीं आता। और वहीं एरोनिस जो कि बाइक भाई एकदम रफ्तार में भगाए जा रहा था, कहीं पे उड़ा रहा था, कभी पानी में चला रहा था, और वो एक सिटी में पहुंचते हैं और इस सिटी का नाम था सैंडलैंड। और यहाँ पे कोई भी नहीं था, एकदम वीरान सिटी थी ये, और वो टाउन चारों तरफ से टूटा फूटा था। और तभी एरोनिस बोलता है कि मैं एक बार इस टाउन में चक्कर लगा के आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। लेकिन डोरोका काफी ज्यादा डर जाती है और वो मना करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी एरोनिस का ध्यान डोरोका के बैग पे जाता है। तभी डोरोका बताती है कि ये बैग मिस्टर पंच ने उसे दिया था और इसके अंदर काफी सारे खाने के सामान और भी बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। उसमें एक स्नोबॉल होता है जो कि डोरोका बताती है कि इसके ऊपर का बटन दबाने पे ये एक टेंट बन जाता है और ये टेंट काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा लग्जरियस है, डोरोका ये बताती है। लेकिन एरोनिस को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हमें एरोनिस और डोरोका दिखाए जाते हैं जो कि फाइनली मामूता सिटी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले थे तभी डोरोका बोलती है कि एरोनिस तुम यहाँ पे भी लोगों को मारने वाले हो ना? और एरोनिस बोलता है शायद मार भी सकता हूँ। तभी डोरोका बोलती है कि ऐसे लोगों को मारना ठीक नहीं है, क्यों ना हम स्टोन पेपर सीजर का गेम खेल ले, जो भी इस गेम में हारेगा वो जीतने वाले की सारी बातों को मानेगा। लेकिन एरोनिस उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सिटी के अंदर पहुंचता है। और सिटी कुछ ज्यादा ही अजीब थी, कुछ ज्यादा ही अजीब थी भाई, मतलब कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तभी डोरोका वहाँ पे रुकने के लिए बोलती है क्योंकि उसके सामने एक लड़की होती है। एरोनिस अचानक से बाइक रोकता है और डोरोका उस लड़की की हालत देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जो लड़की थी वो बिना कपड़ों की थी। और जाके डोरोका उस लड़की को कपड़े से ढक देती है। और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे जल्द ही अपना काम कंप्लीट करना होगा। और डोरोका को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन एरोनिस समझ जाता है और वो फट से बोलता है कि डोरोका जल्दी से वहाँ से साइड हट जाओ, वो एक लड़की नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि वो एक रोबोट होती है और वो जो रोबोट होती है वो पूरी तरीके से डोरोका को स्कैन कर लेती है और अचानक से डोरोका के ऊपर जंप करती है। लेकिन तभी अचानक से एरोनिस उसके ऊपर एक गोली फायर करता है और उस रोबोट को वहीं पे मार गिराता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कि काफी स्पीड में दौड़ रहे थे। और ये दोनों लड़कियां क्रियोची क्रू से थे, नाम थोड़ा गलत ले लिया हो तो यार मैनेज कर लेना, जो कि 9 ऑफ द लिली ऑफ द वैली सिटी से बिलोंग करते थे। और इनका नाम था क्रियोची क्रू नंबर 5 और क्रियोची क्रू नंबर 6। मैं क्रू नंबर 6 और क्रू नंबर 5 ही बोलूंगा। और उनको सामने रेडियर एम्पायर के बंदे दिखाई देते हैं तो वो दोनों बोलते हैं कि चलो यार थोड़ा टाइम पास ही कर लिया जाए यहाँ पे। और सोल्जर उन्हें देख के जल्दी से गन तानता है, लेकिन उनके गन तानने से पहले ही ये दोनों लड़की सारे सोल्जर्स को वहाँ पे खत्म कर देती है। जो बैकअप फोर्स आई थी उनको भी काफी इजिली ये लड़कियां मार देती है। और सबको मारने के बाद ये दोनों लड़कियां पता है क्या बोलती है, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग था। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एरोनिस और डोरोका दिखाए जाते हैं। और एरोनिस वहाँ पे बताता है कि ये पूरा सिटी रूइन हो चुका है सिर्फ ह्यूमन के नेचर की वजह से। साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और एक ऐसी लड़की को प्रोग्राम करके बनाना सिर्फ और सिर्फ मर्द के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर एरोनिस को एक जंजीरें दिखता है जो पुलिस वाले कैदियों को बांधते हैं ना, हाँ वो वाली
सारी जंजीरें दिखती है और तभी एरोनिस को पता चल जाता है कि यहाँ पे भी रेडियर एम्पायर की तरफ स्लेव ट्रेडिंग कर दिया गया है। और तभी एरोनिस बताता है कि शायद इनके पास उतना इनफ पैसे नहीं होंगे इस टाइप के रोबोटिक डॉल्स को खरीदने के लिए, तो इसीलिए शायद इन्होंने अपनी माँ बहन या फिर बेटियों को ट्रेड कर दिया होगा कुछ पैसों के कारण, ताकि ये लोग एक डॉल खरीद सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। और ये सब देख के डोरोका काफी ज्यादा सैड फील करती है और तभी एरोनिस एक कार के अंदर से 2-3 एम्पलीफायर को निकाल लेता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और तभी एरोनिस बताता है कि अब इस सिटी में कोई भी लड़की नहीं बची होगी क्योंकि इन लोगों ने सारी लड़कियों को ट्रेड कर दिया है और इसी कारण अब ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते और इसीलिए ये पूरी सिटी एक रूइन में बदल गया है। और एरोनिस ये सारे एम्पलीफायर को लेके उन्हीं डॉल्स के पास पहुंच जाता है। तभी एरोनिस कहता है कि मुझे इन सभी को फ्री करना है। तभी एरोनिस उन सभी एम्पलीफायर को कनेक्ट करता है और डोरोका को माइक्रोफोन पकड़ने के लिए कहता है और अगले ही पल में एरोनिस एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और इस अटैक का नाम था फाइनल पल्स। और जैसे ही वो इस अटैक को एम्पलीफायर के पास शूट करता है तो वो आवाज बहुत ही ज्यादा साउंड हो जाता है और वहाँ पे जितने भी रोबोट थे उन सभी के पल्स वहाँ पे शांत हो जाते हैं और उन सभी को वहाँ पे पीस जो शांति बोलते हैं वो मिल जाता है। और ये देख के डोरोका और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, हमारी डोरोका बिटिया है इतनी प्यारी। और यहाँ पे सिर्फ एरोनिस और डोरोका ही नहीं थे, इनके अलावा भी कोई और थे। और यहाँ पे जो क्रू थी ना, कुनियोची क्रू, वो भी पहुंच जाते हैं और वो लोग एरोनिस को देख लेते हैं और कहते हैं कि ये तो वही रेडियर एम्पायर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि लेकिन ये तो एकदम बच्चा जैसा लग रहा है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमें इसको कम तो नहीं समझना चाहिए, इसने पूरा रेडियर एम्पायर को हिला के रख दिया था और रेडियर एम्पायर इसे हरा भी नहीं पाई थी, तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और हमें इसे हराना ही होगा। तो इससे हमारे एम्परर सिजियोर के पास लेके जाना होगा और मैं पक्का श्योर हूँ कि हमारे एम्परर भी चाहेंगे कि एरोनिस हमारे साथ ही काम करे। और अगले ही पल में वो क्रू के बंदे एरोनिस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यार मुझे इस इमेज के बाद पता लगा कि ये दोनों तो लड़कियां थी। एक फन फैक्ट बताऊं, यहाँ पे ये दोनों भी अकेले नहीं थे, इनके पीछे शिरोसाकी भी वहाँ पे पहुंच चुका था और शिरोसाकी भी एरोनिस को दूर से देख लेता है, लेकिन उसका फर्स्ट इनकाउंटर उनके साथ होने की जगह क्रू के साथ हो जाता है। और कुनोची क्रू शिरोसाकी को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी शिरोसाकी बताता है कि मैं रेडियर एम्पायर से बिलोंग करता हूँ। अगले ही पल में क्रू के बंदे शिरोसाकी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन शिरोसाकी वहाँ पे सिर्फ हंसता है। और अगले ही पल में डोरोका दिखाई जाती है जो कि इन सभी डॉल्स के लिए एक कवर बनाती है और वहाँ पे प्रे करती है। लेकिन तभी एरोनिस बोलता है कि देखो यार, ये ग्रेव रेप बना के कुछ भी नहीं होने वाला और अगर तुम्हें सच्ची में इनके लिए कुछ करना है तो चलो फिर मेरे साथ उन ह्यूमन से बदला लेते हैं। लेकिन तभी डोरोका बोलती है कि नहीं, मैं वो नहीं करने वाली और तुम्हारी और मेरी सोच काफी ज्यादा अलग है। और तभी डोरोका वहाँ पे एक और ग्रेव बनाती है जो कि था विचेस ऑफ ल्यूनामेलिया। और वहाँ पे फूल चढ़ाने के बाद डोरोका अपना रेगुलर वर्क करती है, मतलब कि रोना। और ये सब देखने के बाद भाई एरोनिस भी पूछ ही लेता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ क्राई बेबी ही बन के रहना है क्या? और लूनावेलिया में जितने भी विचेस मरे थे उन सभी का रीजन मैं ही हूँ, तो तुम मेरे साथ ही क्यों घूम रही हो? तभी डोरोका फिर से जाती है और एरोनिस को वो डॉल दिखाती है जो एरोनिस ने लेने से मना कर दिया था और कहती है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें ब्लेम करने का और मैं तुम्हारे साथ और लड़ना नहीं चाहती। साफ बोलना तो इससे जीत ही नहीं पाएगी और हमने तुम्हें लोनावेलिया में इसीलिए लाया था ताकि हम भी तुम्हारा यूज कर पाए, तुम्हारी मेमोरी से हम फिर से क्लोई को रिवाइव कर पाए और ह्यूमन से बदला ले पाए, तो इसलिए हमने भी तो तुम्हें धोखा ही दिया था। तभी एरोनिस बोलता है ठीक है, मेरी तरफ से भी सॉरी। और फिर उसके बाद बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी डोरोका बोलते हैं ठीक है, तो तुम समझ चुके हो, तो अब हमारे बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब मिट चुकी है ना? तभी एरोनिस बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो दोनों फिर से वही छोटी मोटी नोक झोंक करते करते चलने लगते हैं। फाइनली एरोनिस और शिरोसाकी का एनकाउंटर हो ही जाता है और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और हमें नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे एक लेडी बोलती है कि हमने फाइनली एरोनिस को ढूंढ निकाला है और ये लड़की वहाँ की चीफ इन्वेस्टिगेटर थी और इसका नाम था चार्मी। तभी वो बोलती है कि सीनियर डायरेक्टर शिरोसाकी आप जल्दी से इस काम को निपटा लीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जितना भी कॉन्वर्सेशन हो रहा था वो एक ड्रोन की मदद से हो रहा था। तभी शिरोसाकी बोलता है क्या तुम लोग सुन रहे हो ना कि मुझे क्या आदेश मिला है? और ये सुनने के बाद एरोनिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी एरोनिस उन दो सर के बारे में पूछता है शिरोसाकी से। तभी वो बताता है कि तुम फिक्र मत करो, ये दोनों भी तुम्हारी तरह थे, बट इनकी किस्मत खराब थी कि ये मुझसे तुमसे पहले मिल गए और अब तुम देख सकते हो कि इन दोनों का क्या हल हुआ है। और हमें हल्का सा पास्ट का क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पे एक झटके में ही
शिरोसाकी दोनों का गर्दन अलग कर देता है और फिर प्रेजेंट में दोनों के सर के साथ बहुत ही आराम से खेल रहा था शिरोसाकी, जैसे कि ये उसके लिए रोज का काम हो। तभी डोरोका बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तभी शिरोसाकी उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। और तभी शिरोसाकी को कुछ फील होता है और वो उसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी एरोनिस डोरोका को पीछे खींच लेता है और तभी एरोनिस एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने वाला होता है, लेकिन शिरोसाकी उसके पेट पे एक कस के मुक्का मारता है जिसका बहुत ही तगड़ा असर उस पे होता है और एरोनिस इससे काफी दूर जाके गिरता है। और तभी शिरोसाकी बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। और धुएं के बीच में ही एरोनिस अपनी गन निकालता है और शिरोसाकी पे फायरिंग करता है, लेकिन शिरोसाकी का उस पर कुछ असर नहीं होता। वो हर एक गोली को बहुत आसानी से डॉच कर रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि बुलेट उसके सामने काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। तभी शिरोसाकी भागते हुए एरोनिस की तरफ आता है और एरोनिस अपने जाइंट मैजिक की मदद से बुलेट को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है। तभी चार्मी कहती है कि मास्टर शिरोसाकी, आप इस बुलेट से नहीं बच पाओगे और ये बुलेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आप यहाँ से साइड हट जाओ। तभी शिरोसाकी हंसता है और कहता है तुम फिक्र मत करो चार्मिंग, और वो बहुत ही इजीली उस बुलेट को डॉच कर देता है। और ये देख के एरोनिस वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी शिरोसाकी फुल स्पीड में एरोनिस की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। और ये सब डोरोका से देखा नहीं जाता, इसलिए वो तभी के तभी स्पेल कास्ट करती है और कहती है कि मिस्टर शिरोसाकी, आप वहीं पे रुक जाइए, नहीं तो मैं आपके हर एक मूवमेंट को रोक दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि शिरोसाकी अचानक से वहाँ पे फ्रीज हो जाता है और ये देख के एरोनिस काफी खुश होता है और कहता है कि डोरोका, अब तुम इससे काफी सारे सवाल पूछ सकती हो। तभी एरोनिस बोलता है कि डोरोका, तुम इससे पूछो कि इसका मेन काम क्या है और इसकी मेन पावर क्या है और ये रेडियन एम्पायर के साथ क्या कर रहा है। तभी शिरोसाकी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हंसता है और काफी तेज हंसता है, एनिमे के अंदर भी काफी तेज हंसता है और कहता है मुझे अब पता लगा कि तुम क्वीन की तरह ही क्यों दिखती हो और तुम उसकी तरह ही लव मैजिक का भी इस्तेमाल करती हो। और हमें वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन ने अपने फर्स्ट टाइम अपने स्पेल को कास्ट किया था लव मैजिक और किंग को जान से मार दिया था। तो अगर आपको नहीं पता कि किंग कैसे मरा था तो उसके लिए आपको प्रीवियस एपिसोड वॉच करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग वॉच कर लेना। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस चौंकते हुए कहता है कि क्वीन वो कौन है। और ये सब देख के डोरोका काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका मैजिकल स्पेल मैजिकल पावर कुछ भी काम नहीं कर रहा था शिरोसाकी पे। और तभी शिरोसाकी अपनी शर्ट को फाड़ता है और उसके चेस्ट पे हमें हार्ट वाला सिंबल देखने को मिलता है और ये सिंबल लव मैजिक यूज करने पे ही बनता है। तभी शिरोसाकी बैठता है और उसके पीठ में बहुत सारे होल्स होते हैं और उन होल्स में से उसके काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं और ये उसका एक स्पेल था, हमिंग बर्ड स्पेल कुछ करके था। तभी एरोनिस मन ही मन सोचता है कि डोरोका की पावर यहाँ पे यूज नहीं हो पा रही। तभी उसे ग्योते की बात याद आती है। ग्योते एम्परर का नाम था, अगर आपको याद ना हो तो। उसने बताया था कि अगर जो भी विच अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए वो एक नॉर्मल महिला के बराबर होती है। लेकिन एरोनिस को डोरोका के बारे में ये थॉट बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना था। तभी वो डोरोका की तरफ देखता है कि डोरोका थोड़ी वीक है ना, तो वो अपनी पावर को दिखाने के चक्कर में एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाती है और ये थोड़ा फनी सा सीन था उस टाइम पे। और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना मैजिक भी यूज ना कर पाऊँ बट मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और ये सब एरोनिस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी वो एक स्पेल कास्ट करके डोरोका के हाथ में एक तलवार देता है और एरोनिस अपने शरीर पे एक जादुई आर्मर ले आता है। तभी एरोनिस बताता है कि वो जो स्वॉर्ड है जो कि डोरोका के हाथ में, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ भी बड़े से बड़े स्टील को चीर सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बेसिक सा तो स्वॉर्ड चलाना आना ही चाहिए। तभी एरोनिस एक स्क्रोल निकालता है स्वॉर्ड को सीखने के लिए और इतना सारा पर्चा देखने के बाद डोरोका की तो वहाँ पे हालत ही खराब हो जाती है। तभी ग्योते गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरे सामने ये सब नाटक मत करना। और उसके जो मैजिकल हाथ थे वो सभी डोरोका और एरोनिस के ऊपर अटैक करते हैं। एरोनिस और डोरोका स्टार्टिंग में तो घबराते हैं, लेकिन वो उनका सामना करते हैं और जो एरोनिस था वो तो काफी इजीली उन हाथ को हैंडल कर ले रहा था, उनको हरा पा रहा था। लेकिन डोरोका काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो दोनों उनको मार तो पा रहे थे बहुत इजीली, लेकिन वो चीज खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहे थे। और डोरोका लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक भी जाती है और डरने भी लगती है और डोरोका काफी ज्यादा वीक पड़ने लगती है और चारों तरफ से हाथ डोरोका को घेर लेते हैं। और जैसे एक हाथ डोरोका की तरफ अटैक करने आते हैं तभी एरोनिस बीच में आ जाता है और हर एक अटैक को एरोनिस काफी इजीली रोक लेता है। और फिर ग्योते एक और अटैक करता है जिसमें सभी हाथ ऊपर चले जाते हैं और एकदम स्पीड में नीचे की तरफ उन दोनों की तरफ आते हैं। तभी एरोनिस एक मैजिक ग्लिपनिर का यूज करता है और वहाँ पे जितने भी हाथ उन पे अटैक कर रहे थे हर एक हाथों को उसका मैजिकल पावर काफी इजीली हरा देता है और वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है और उस सर्कल के अंदर एरोनिस और डोरोका आ जाते हैं और वो बॉल शिरोसाकी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। और चार्मिंग वो देख के काफी घबरा जाती है और कहती है कि शिरोसाकी सर, आप
प्लीज वहाँ से हट जाइए। लेकिन तभी शिरोसाकी बोलता है तुम चिंता मत करो चार्मिंग। और तभी शिरोसाकी एक स्पेल कास्ट करता है और उस स्पेल का नाम होता है हमिंग बर्ड कैसल। और उसके पीठ में वो सारे हाथ वापस चले जाते हैं और एक काफी प्रेशर के साथ बॉल की तरफ जाता है। और काफी ज्यादा प्रेशर यूज करने के बाद वो उस बॉल को काफी इजीली रोक लेता है। और जैसे ही शिरोसाकी उस बॉल को रोकता है तभी उस बॉल में से एरोनिस निकलता है शिरोसाकी की तरफ पंच मारते हुए। और तभी तुरंत ही शिरोसाकी के पीठ पे जितने भी हाथ थे फिर से निकलते हैं और एरोनिस को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से डोरोका भी एरोनिस के ऊपर से अपना स्वॉर्ड लेके शिरोसाकी की तरफ अटैक करने के लिए जाती है। तभी डोरोका शिरोसाकी के दोनों पैर पे अपना स्वॉर्ड घोप देती है। लेकिन इससे शिरोसाकी को रत्ती भर भी कोई असर नहीं होता। और वो डोरोका का सर पकड़ते हुए कहता है डियर डोरोका, अगर तुम्हें अगली बार से किसी के शरीर में तलवार घोपना हो तो उसके पैर में नहीं बल्कि उसके दिल में या फिर उसके सर में तलवार घोपना, इससे शायद उसको थोड़ा बहुत असर भी हो जाए। और तभी शिरोसाकी डोरोका को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और एरोनिस डोरोका को बचाने आता है। लेकिन शिरोसाकी डोरोका के साथ एरोनिस को भी दूर फेंक देता है। और तभी हमें डोरोका की तरफ फोकस किया जाता है और वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलता है। तभी शिरोसाकी डोरोका की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि तुम दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। तभी एरोनिस शिरोसाकी को अपने मैजिकल पावर का यूज करके उसी स्पेल के अंदर कास्ट कर लेता है और उसे जकड़ लेता है अपने स्पेल की मदद से। और तभी शिरोसाकी के दो हाथ आते हैं और एरोनिस के दोनों हाथ को वो पकड़ लेते हैं और एरोनिस वहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हमें डोरोका दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करती है और अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं एरोनिस को ऐसे मरने नहीं दे सकती। और एरोनिस डोरोका को खड़े होने के लिए मना करता है और जैसे ही वो डोरोका की तरफ देखता है तभी शिरोसाकी का एक और हाथ आता है और डोरोका के बाल पकड़ के उसको हवा में उड़ा देता है। और तभी शिरोसाकी के और भी कई सारे हाथ आ जाते हैं और एरोनिस को जमीन में दबा देता है और जो एरोनिस का मैजिकल पेन था वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। और तभी एरोनिस के स्पेल से शिरोसाकी आजाद हो जाता है और शिरोसाकी अपनी दो उंगली को अपने आंख के सामने लाता है। तभी अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि दो हाथ उड़ के जाता है और वो डोरोका के सिर को पकड़ लेता है। और एरोनिस को वहाँ पे समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है और वो काफी ज्यादा चिल्लाता है। और डोरोका भी हमें काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई वहाँ पे नजर आती है और वो एरोनिस को थैंक यू बोलती है कि मेरा साथ देने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। और हमें बहुत सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एरोनिस और डोरोका ने एक साथ बिताए थे। डोरोका बताती है कि मेरी एक लास्ट विश थी कि हम ऐसे ही साथ में हमेशा घूमते रहे। और तभी शिरोसाकी बोलता है लेकिन शायद ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और एरोनिस वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा चिल्लाता है और अगले ही पल डोरोका दिखाई जाती है जिसकी आंखों में शिरोसाकी का हाथ था और उसका आंख वो बुरी तरीके से फोड़ रहा था। और डोरोका दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाती है और दूसरी तरफ एरोनिस जिसे शिरोसाकी के हाथ ने जमीन पे दबा के रखा था और एरोनिस वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे क्लोई को भी उसकी आंखों के सामने सब लोग मार रहे थे बट वो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाया था। और एरोनिस वहाँ पे काफी तेज चिल्लाता है और बोलता है कि प्लीज बंद करो इसे, रोको इसे। और तभी वो अपने आप को छुड़ाता है किसी तरीके से और डोरोका की तरफ भागता है। लेकिन तब तक में काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो जो दो हाथ थे वो डोरोका की आंखों को ही नोच लिए थे। और तभी डोरोका नीचे गिरती है और एरोनिस उसके पास जाता है उसको संभालने के लिए। और तभी डोरोका बोलती है कि एरोनिस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और एरोनिस वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि डोरोका के आंखों से लगातार बहुत ही ज्यादा ब्लड बह रहा था और उसे वो किसी तरीके से रोकना था। और वहीं दूसरी तरफ डोरोका बोल रही थी कि एरोनिस तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। और फिर हमें शिरोसाकी दिखाया जाता है और वो पीछे खड़े होकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था इस सीन को। और उसके हाथों में डोरोका की आंखें थी और वो एरोनिस का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और उसे कहता है एरोनिस क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले। तभी एरोनिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम जल्दी से उस चीज को वापस कर दो और डोरोका को पहले की तरह कर दो। और इसके बाद शिरोसाकी काफी ज्यादा हंसता है और वो डोरोका की आंखों को अपने हाथों में स्क्वीज कर देता है। और इस बात पे एरोनिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो शिरोसाकी को मारने के लिए जाता है। तभी शिरोसाकी उसे एक किक करता है और जैसे ही शिरोसाकी उसे दूसरा लात मारने वाला था तभी एरोनिस उसकी लात को पकड़ लेता है और उसे दीवार पे जोर से फेंक के मारता है। और इसके बाद एरोनिस सीधा डोरोका की तरफ भागता है और तभी शिरोसाकी फिर से खड़ा होता है और अपने हाथों की मदद से एरोनिस पे फिर से अटैक करता है। और वो जितने भी हाथ एरोनिस की तरफ आ रहे थे उन सभी हाथों पे एरोनिस रिवर्स मैजिक का यूज करता है और वो सभी हाथ शिरोसाकी की तरफ घूम जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तभी शिरोसाकी एक हाथ की मदद से हवा में उड़ जाता है और वहाँ पे जितने भी हाथ थे वो
आपस में ही ब्लास्ट कर जाते हैं और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तभी शिरोसाकी देखता है कि वहाँ पे एरोनिस होता ही नहीं है और एरोनिस डोरोका को लेके एक घर में आ जाता है और उस टाइम तक भी डोरोका की आंखों से खूब सारा ब्लड निकल रहा था और तभी एरोनिस वो जो हाथ था उसके अंदर फायर जल रहा था नीचे की तरफ, उसी फायर से डोरोका की आंखों को जला देता है और इससे डोरोका को काफी ज्यादा लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उसकी आंख की ब्लीडिंग रुक जाती है और इसके बाद डोरोका एरोनिस से पूछती है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, मुझे तो एक सिंपल सी लाइफ जीनी थी, तुम्हारे साथ स्कूल जाना था, लेकिन फिर भी ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और यहाँ पे एरोनिस भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये सेम वर्ड क्लोई भी एरोनिस को बोला करती थी और दूसरी तरफ शिरोसाकी जो कि बिल्डिंग के टॉप पे एरोनिस को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही शिरोसाकी पीछे देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि एरोनिस और डोरोका वो जो जायंट था जो हमें पहले एपिसोड में देखने को मिला था, सॉरी दूसरे एपिसोड में जो देखने को मिला था, उसी के हाथ पे बैठे होते हैं और तभी हेडक्वार्टर से चार्मिंग बताती है कि शिरोसाकी अब ध्यान से रहना क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था रेडियर एम्पायर में। लेकिन शिरोसाकी ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी एरोनिस बोलता है कि तुम जल्दी से अपनी क्वीन को यहाँ पे भेजो और मैं तुम्हारी क्वीन के साथ भी यही हालत करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद शिरोसाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और शिरोसाकी अपने हाथों की मदद से एरोनिस पे लगातार अटैक करता है और एरोनिस भी जाता है शिरोसाकी से लड़ने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी सभी हाथ थे वो उस जायंट पे लगातार अटैक करते जा रहे थे और उस जायंट की वहाँ पे हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो डोरोका को बचाने के लिए दोनों हाथ से उसे कवर कर लेता है। तभी कुछ टाइम बाद वो जायंट नीचे गिर के पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, लेकिन डोरोका उसके हाथ में एकदम सेफ रहती है और हमें एरोनिस और शिरोसाकी की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे शिरोसाकी एरोनिस को एक लात मारता है और एरोनिस बहुत ही तेज नीचे जाके गिरता है और शिरोसाकी बहुत ही इजीली एरोनिस को डिफीट कर पा रहा था और एरोनिस फिर से एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही शिरोसाकी उसे मारता है। तभी शिरोसाकी बोलता है, बच्चे तुम्हें अब तक तो पता चली गया होगा कि तुम्हारा जो मैजिकल पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है और यही चीज तुम्हारे मौत का कारण भी बनने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है शिरोसाकी के जितने भी हाथ थे उससे एक बहुत ही बड़ा जायंट सा हाथ बनाता है और एरोनिस को कहता है बस अब तुम मरने वाले हो। फिर हमें डोरोका दिखाई जाती है जो कि देख तो नहीं पा रही थी बट वो एरोनिस को ढूंढने के लिए निकलती है। तभी डोरोका बोलती है कि एरोनिस तुम कहाँ पे हो और तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं यहाँ पे हूँ डोरोका और ये सुनते ही डोरोका उस आवाज की तरफ भाग के जाती है और तभी हमें पता लगता है कि ये आवाज शिरोसाकी निकाल रहा था और शिरोसाकी ने बहुत ही बुरी तरीके से एरोनिस को पीट दिया था। तभी डोरोका को फील हो जाता है कि ये आवाज एरोनिस की नहीं है बल्कि शिरोसाकी की है और तभी एरोनिस बहुत ही हल्के आवाज में कहता है भाग जाओ डोरोका, तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी शिरोसाकी एक दीवार की तरफ एरोनिस को फेंक के मारता है और वहाँ पे एक रॉड होता है जो कि उसके कंधे के आर पार हो जाता है और वहाँ पे जो हाथ थे वो लगातार एरोनिस पे जाके अटैक करने लगते हैं और तभी शिरोसाकी डोरोका का गर्दन पकड़ के उसे दीवार से सटा देता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है और तभी उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है शिरोसाकी और डोरोका इस पंच के बाद नीचे गिर जाती है और तभी शिरोसाकी कहता है तुम्हारी चीखें भी एकदम क्वीन जैसी है। और तभी शिरोसाकी बताता है कि उसका क्वीन से मिलना भी बाइलक था और वो तो होना ही था और वो जब से क्वीन से मिला है तभी से उसका लव स्लेव बन गया है और उसके लिए केवल क्वीन का हैप्पीनेस ही मैटर करता है। और तभी वो डोरोका को बोलता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त हो चुका है क्योंकि एक वर्ल्ड में एक जैसे दो विचेस नहीं रह सकते और ऊपर से जो मल्टीवर्स की चीजें हैं ये भी मुझे बहुत ही बड़ा मजाक लगता है। और तभी शिरोसाकी एरोनिस की तरफ बढ़ने लगता है और तभी डोरोका शिरोसाकी का पैर पकड़ते हुए बोलती है मैनकाइंड का एनीमे विचेस है, ऐसा ही है ना, तो आप प्लीज एरोनिस को मारना बंद करो। हाँ मुझे पता है कि उसने बहुत सारी गलतियां की है लेकिन उसके पीछे उसका एक रीजन था और इससे एरोनिस को मारने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे बेहतर कि आप मुझे ही मार दो। और तभी अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि शिरोसाकी एक जोरदार लात डोरोका के सर पे मारता है। डोरोका का सर बहुत ही तेज जमीन पे जाके लगता है और तभी शिरोसाकी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या कह रही हो लेकिन मुझे एरोनिस का ही सर चाहिए। और ये सुनने के बाद डोरोका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी एरोनिस डोरोका को बोलता है कि डोरोका तुम प्लीज मेरी एक लास्ट हेल्प कर दो, तुम मेरे ऊपर अपना लव मैजिक का यूज करो और जब तक तुम मेरी बॉडी को मूव करवाओगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा पपिट ही क्यों ना बन जाऊं। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और ये सब सुन के शिरोसाकी काफी ज्यादा इरिटेट होता है और वो डोरोका के मुंह पे एक और कस के लात मारता है और डोरोका काफी ज्यादा दूर
दूर जाके गिरती है और शिरोसाकी फिर से एरोनिस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डोरोका बोलती है तो फाइनली मुझे इस सिचुएशन के अंदर अपना मैजिक यूज करना ही पड़ेगा और वो क्लोई से माफी मांगती है और अपना लव मैजिक का यूज करती है और तभी एरोनिस के ऊपर एक येलो कलर की रोशनी गिरती है। जाता है कि डोरोका एरोनिस के ऊपर लव मैजिक कंप्लीट करती है और एरोनिस की पावर एक बीस्ट के बराबर हो चुकी होती है। एरोनिस लगातार शिरोसाकी पे अटैक कर रहा था। शिरोसाकी बचने के लिए पीछे की तरफ भागता है लेकिन एरोनिस बहुत ही स्पीड में शिरोसाकी को पकड़ लेता है। एरोनिस शिरोसाकी का मुंह पकड़ता है और उसे जोर से पुश करता है। इस कारण शिरोसाकी बहुत ही दूर जाके गिरता है और शिरोसाकी जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है तभी एरोनिस उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने इसी हाथों से प्रिंसेस को हर्ट किया है। और वो ये बोलते ही शिरोसाकी का हाथ पकड़ते ही शरीर से अलग कर देता है और फिर वो उसका पैर पकड़ता है और बोलता है कि तुमने इसी पैर से क्वीन को टच किया है और वो इसके बाद उसका पैर भी तोड़ देता है। और एरोनिस शिरोसाकी के दूसरे पैर को पकड़ के उसे बहुत ही तेज नीचे पटकता है और दूर फेंक देता है और शिरोसाकी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एरोनिस इतना पावरफुल हो गया और एरोनिस इतने पे ही नहीं रुकता। तभी वो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और बोलता है कि शिरोसाकी मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ने वाला हूँ। और उसके जितने भी मैजिकल स्पेल थे वो आसमान में जाके मर्ज होता है जिस कारण एक मैजिकल सर्कल बनता है आसमान में। और अगले ही पल में डोरोका को फील होता है कि आसपास का एरिया काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है। तभी एरोनिस बताता है कि इस मैजिकल स्पेल का यूज क्लोई ने 100 ईयर के ड्रॉप को भगाने के लिए यूज किया था और एरोनिस ने क्लोई को प्रॉमिस किया था कि वो इस स्पेल का यूज तभी करेगा जब उसे किसी को प्रोटेक्ट करना हो। और आसपास का सारा एरिया फ्रीज हो जाता है और तभी एरोनिस अपने मैजिकल स्पेल को कास्ट करता है और ये देख के शिरोसाकी लिटरली काफी ज्यादा डर जाता है और फिर से एरोनिस के ऊपर अपने हाथों की मदद से अटैक करता है और एरोनिस अपने हाथ के मूवमेंट से ही उस सारे हाथों को एकदम फ्रीज कर देता है और वहाँ पे काफी बड़ा बर्फीला तूफान ला देता है। तभी शिरोसाकी बताता है कि इस मैजिकल स्पेल को एक नॉर्मल ह्यूमन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस स्पेल को कैंसिल कर दो। और अगले ही पल में एरोनिस की बॉडी भी फ्रीज होने लगती है लेकिन तभी वो एक फ्लेम की मदद से अपनी बॉडी के बर्फ को पिघलाता है और शिरोसाकी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो एरोनिस को मारने के लिए खुद ही कूदता है। जैसे ही वो एरोनिस को टच करने वाला होता है तभी उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और तभी एरोनिस का जो मैजिकल स्पेल था वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान आता है और जिस ड्रोन की मदद से शिरोसाकी को मॉनिटर किया जा रहा था वो ड्रोन भी उस तूफान में टूट जाता है और एरोनिस अपने और डोरोका के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। और ये जो बर्फीला तूफान था ये केवल टाउन में नहीं बल्कि पूरी जगह पे फैलने लगता है और पंच का जो घर का एरिया था वहाँ पे भी काफी ज्यादा लोगों को ठंड लगने लगता है। और अगले ही पल में पंच नोटिस करता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा था और वो सभी को घर के अंदर जाने के लिए कहता है और अगले ही पल में वहाँ पे सभी लोग बर्फ में ढक जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्मिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि हेडक्वार्टर से ट्राई करती है शिरोसाकी को कांटेक्ट करने का लेकिन उसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। तभी वो कहता है कि शायद मुझे अब पता लग रहा है कि इस बंदे को हराना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे नॉर्मल वे से तो कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। और अगर आपको याद ना हो तो ये बंदा चीफ ओज था जो कि हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में देखने को मिला था। और जो पंच का एरिया था वहाँ पे वो बंदे लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि कुछ पल पहले वो एकदम डेजर्ट था लेकिन अचानक से ही वो पूरा बर्फीली जगह में चेंज हो गया था। और इसके बाद हमें फिर से एरोनिस और डोरोका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस ने डोरोका को हक कर रखा था और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मैजिकल स्पेल था उसमें से क्लोई आती है और वो एरोनिस को आके हक करती है और फिर वो एरोनिस को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और एरोनिस को अपना वादा याद आता है जो कि उसने क्लोई से किया था। और तभी डोरोका खड़ी होती है और उसको फील होता है कि उसके बॉडी के चारों तरफ आर्मर था। और तभी डोरोका एरोनिस से पूछती है कि क्या तुमने मेरी हेल्प की थी। और एरोनिस कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उस टाइम पे डोरोका काफी ज्यादा डर जाती है कि एरोनिस के साथ क्या हुआ है। तभी वो एरोनिस के चेस्ट पे अपना सर रखती है उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए और डोरोका को काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है क्योंकि एरोनिस के हार्ट बीट चल रही होती है। और तभी शिरोसाकी कहता है तुम दोनों क्वीन और यंग मैन से काफी ज्यादा सिमिलर हो और अगर तुम फ्यूचर में कभी क्वीन से मिलते हो तो प्लीज उनसे कहना कि मैं रिकार्नेट तो नहीं हो सकता लेकिन मैंने उनके लिए अपना बेस्ट दिया था और जितने भी मल्टीवर्स में से वर्ल्ड है उन सब में से मैंने अपना बेस्ट दिया था। और इसके बाद शिरोसाकी वहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है और शिरोसाकी का पत्ता कट हो जाता है यहाँ पे। और डोरोका मल्टीवर्स के बारे में सुन के वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और आपको उसकी हरकतें तो कुछ पता ही है। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए नजर आता है और हमें क्वीन का सीन दिखाया जाता है और वो जॉगिंग करने के लिए निकली हुई
थी और वो रास्ते में जितने भी लोग थे सभी पे उसने अपना लव मैजिक का यूज किया हुआ था और इसीलिए वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे वो क्वीन की एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे। फिर डोरोथिया जॉगिंग के बाद अपने महल में वापस आती है और वहाँ पे गार्ड उसके स्वागत के लिए वेट कर रहे थे और गार्ड थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि डोरोथिया अकेले ही प्रजा के बीच में चली गई, लेकिन डोरोथिया वहाँ पे बताती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो पूछती है कि जो हमारा काम था कि हर एक कंट्री ने हमारा रिप्लाई किया या फिर नहीं, वो पूछती है और उसके बाद वो अपना क्राउन पहनती है। जल्द से उनसे रिप्लाई मांगो और अगर वो लोग रिप्लाई ना दे और अगर वो लोग ऐसा ना करे जैसा मैं बोलती हूँ तो उनसे हमारा वार बहुत जल्द ही होने वाला है। फिर हमें वही सब कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे डोरोथिया ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था और फिर से हमें एरोनिस और डोरोका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोनिस डोरोका को एक कम्बल उड़ाता है और डोरोका वहाँ पे काफी ज्यादा रिलीफ सा फील करती है क्योंकि उसने वार को फाइनली खत्म कर दिया है। तभी डोरोथिया एरोनिस से माफी मांगते हुए कहती है कि एरोनिस मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम पे लव मैजिक यूज किया और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्लोई के अलावा और कोई नहीं है। तभी एरोनिस बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि शिरोसाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर तुम मेरी उसमें हेल्प नहीं करती तो मैं शायद उसको हरा भी ना पाता। तभी डोरोका बोलती है कि अब तो मैं कुछ देख भी नहीं सकती और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगा है और मैं काफी ज्यादा बेकार भी दिख रही होंगी शायद। तभी एरोनिस बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है और शायद मैं अगर स्ट्रांग होता तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होता। और तभी वो नीचे बैठता है और अपने बैग में से कुछ निकालता है। तभी एरोनिस बोलता है कि अब मैं तुम्हें डोरोका काफी अच्छे से समझ चुका हूँ और फिर उसके बाद वो उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और वो पुरानी बातों के लिए डोरोका से माफी भी मांगता है। और जब एरोनिस डोरोका को पट्टी बांध रही थी तभी डोरोका बोलती है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि तुम मुझे पीछे से हक कर रहे हो। और तभी वो डोरोका के सर पे हाथ मारते हुए कहता है कि ज्यादा बोलो मत क्योंकि तुम्हारा लव मैजिक अब मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा और मेरे दिल में सिर्फ क्लोई है, तुम इसकी टेंशन ना लो। और ये सुनने के बाद डोरोका भी काफी स्माइल करती है और डोरोका चल नहीं पा रही थी क्योंकि आपको पता है वो ब्लाइंड हो चुकी है। तो एरोनिस उसका हाथ पकड़ता है और उसको चलने में उसकी मदद करता है और इसके बाद वो दोनों अपने अगले सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही लेबोरेटरी दिखाया जाता है जहाँ पे यामाटो की सिस्टर यूकी का ट्रीटमेंट चल रहा था। यूकी का ट्रीटमेंट फाइनली कंप्लीट होता है और वो अपने सेल से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही उसका सबसे पहला शब्द यही था कि मैं अपने भाई के मौत का बदला लेके रहूंगी। और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक ही वीडियो में पूरी एनिमे की सीरीज को खत्म करने की कोशिश किया करूंगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।